कम्युनिकेशन टुडे की 70वीं वेबिनार में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, 2 अक्टूबर 2020 से हमारी प्रारंभ हुई ये वर्चुअल यात्रा अब 70वीं एपिसोड के साथ आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम सभी उपस्थित हैं। विषय है एथिक्स इन टीवी रिपोर्टिंग, द नॉन नेगोशिएबल। टेलीविजन रिपोर्टिंग में जो एथिक्स है, उसका जो एक नैतिक मानदंड है, उसके विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए आज देश के 3 प्रमुख मीडिया विशेषज्ञ, जिनका न सिर्फ व्यावहारिक क्षेत्र का अपना लंबा अनुभव है, बल्कि अकादमिक संस्थानों से भी उनका सक्रिय जुड़ाव रहा है, वो उसके विभिन्न पक्षों पर आज हमसे संवाद करेंगे। कम्युनिकेशन टुडे एक ऐसा मीडिया त्रैमासिक है जिसने अपनी 26 वर्षों की यात्रा में एक छोटा सा प्रयास किया है देश के अलग अलग अंचलों में मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध को अपने पाठकों के सम्मुख हम लेकर के आए। और इस कड़ी में हमने कई विशेषांकों का प्रकाशन किया है। कोविड एंड मीडिया, 100 years ऑफ मीडिया एजुकेशन इन इंडिया, मीडिया एजुकेशन, क्रिटिकल थॉट, डिजिटल मीडिया। इसके पहले करगिल पर हमने एक विशेषांक निकाला, मीडिया बुक्स पे विशेषांक निकाला और कोड ऑफ एथिक्स पे भी एक विशेषांक हमने निकाला था। इसमें से कुछ विशेषांक पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुए हैं और इस वर्ष का जो हमारा पहला अंक है, संयुक्तांक है, जो हम मीडिया लिटरेसी पर निकाल रहे हैं। आज के हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं भाई राजेश बादल, प्रोफेसर राकेश गोस्वामी और डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए तब आपके सामने दूंगा। वस्तुतः आज के इस आयोजन की पृष्ठभूमि है सूचना प्रसारण मंत्रालय का वो दिशा निर्देश जो इसी महीने उन्होंने कुछ दिन पूर्व, शायद 9 जनवरी 2023 को एक दिशा निर्देश जारी किया, या यूं कहूं कि टेलीविजन पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको लेकर के एक अप्रसन्नता जाहिर की। उनका यह मानना था कि जिस तरह से पिछले दिनों में कुछ घटनाओं को रिपोर्ट किया गया वो एथिकल नहीं है। हिंसा, खून खराबा और शारीरिक हिंसा के जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन्हें बिना संपादित किए हुए, बल्कि कई बार तो सोशल मीडिया से ज्यों का त्यों उठा करके उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार की प्रस्तुति से अबोध मस्तिष्क किस तरह से प्रभावित होते हैं, उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर के मंत्रालय ने कहीं चिंता प्रकट की है। दुर्घटनाओं की जो रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह से एक प्रख्यात क्रिकेटर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका रक्त रंजित शरीर जिस तरह से है, जिस तरह से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से एक स्कूल का शिक्षक 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई करता है, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, ये सारे दृश्य कहीं एक सीमा तक न सिर्फ मानहानिकारक भी हो सकते हैं, बल्कि व्यक्ति के निजी जीवन में भी कहीं एक तरह से वो उसका वायलेशन करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसे व्यक्ति स्वयं अपने परिजनों के साथ, अपने आत्मीयों के साथ शायद उन्हें भोगना चाहता है, महसूस करना चाहता है, लेकिन हम उसे जिस तरह से सार्वजनिक करते हैं, शायद वो भी एक उस रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, शायद लोग कहीं ना कहीं उसमें और तत्व तलाशने की कोशिश करते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के वो गाइडलाइंस जारी की गई। एक और मीडिया हमारा समाज का प्रहरी है, मीडिया की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमें संविधान प्रदत्त है। तो क्या कहीं मीडिया की स्वतंत्रता उससे प्रभावित होती है? उधर हमने केबल टेलीविजन एक्ट बनाया जिसमें कार्यक्रमों को लेकर के, विज्ञापनों को लेकर के आचार संहिता जारी की गई। अनुराग ठाकुर जी ने अभी कुछ समय पूर्व संसद में एक बयान देते हुए बताया था कि 2017 से 2022 तक कई टीवी चैनल्स के प्रसारण को, 11 टीवी चैनल्स के प्रसारणों को रोका गया, कई यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित किया गया जो राष्ट्र विरोधी थे या इस प्रकार के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं
उनका उल्लंघन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकारें अपने हिसाब से प्रयत्न कर रही हैं। प्रेस काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ बनाए गए प्रिंट मीडिया को लेकर के। टेलीविजन ने कोशिश की, उन्होंने अपने मानक प्रसारण के इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जो वो सदस्य जो उनके चैनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन अभी संसद की एक कमेटी बनी, उसमें यह बताया गया कि 119 में से जो इस तरह की शिकायतें, 141 शिकायतें थी शायद, उसमें से 121 या 119 शिकायत ऐसी थी, ऐसे टीवी चैनल्स के मुद्दे थे जो उनके सदस्य नहीं थे। उन पर कार्रवाई कौन करे? सेल्फ रेगुलेशन की बात बरसों से की जा रही है, तो इनके साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो चूंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका जो अनुभव है वो फील्ड का भी है, उन्होंने अंदरूनी स्थितियों को भी बहुत निकटता से देखा, महसूस किया है, बल्कि यूं कहूं कि उसको जिया है। और फिर चूंकि अकादमिक संस्थानों से भी उनका जुड़ाव रहा है, तो एक तरह से पत्रकारिता की उस पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, तो जिस प्रकार से ये वैल्यूज की टकराहट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो वस्तुतः हो रहा है, इनके बीच में जो टकराहट है, उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं या क्या समन्वय हो सकता है, और किस तरह की ये रिपोर्टिंग हो, कार्यक्रमों का निर्माण हो कि वो अंततः, क्योंकि अंततः सामाजिक हित की हम बात करते हैं। अभी सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए टीवी चैनल्स को ये भी कहा है कि प्राइवेट टीवी चैनल्स को कि वे आधे घंटे का प्रतिदिन का ऐसा प्रसारण करें जिसमें लोकहित से जुड़ी हुई सामग्री हो। वो शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित हो, वो कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़ी हुई हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात हो, महिला कल्याण की बात हो, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की बात हो, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की बात हो, और राष्ट्रीय एकीकरण की बात हो। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यापक मंचों पर यह चर्चा किसी न किसी रूप से होती रही है। तो इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हमारी भी पृष्ठभूमि यही थी कि हम इन मुद्दों को इस मंच के माध्यम से डिस्कस करें और प्रयास करें कि आने वाले समय में कहीं इस चर्चा को हम एक व्यापक मोड़ दे सके। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं भाई राजेश बादल से। राजेश बादल जी जिस समय जयपुर नवभारत टाइम्स में थे, तब उनके साथ इस प्रकार के अकादमिक संगोष्ठियों में हमारा एक तरह से जुड़ाव हुआ था, और इन्हीं सेमिनार्स के माध्यम से जो उनका परिचय हुआ मेरा, वो एक आत्मीय परिचय के रूप में बदला, और अनेक मंचों पर फिर हम साथ साथ भी रहे। और जब मेरा विभाग जयपुर में जो हमारा जनसंचार केंद्र था, उसमें अतिथि वक्ता के रूप में भी उनका सहयोग और समर्थन मुझे मिलता रहा है। लगभग 5 दशक से राजेश बादल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और पत्रकारिता के हर पक्ष में, चाहे वो रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उन सब के साथ आपकी एक लंबी इनिंग रही है, और उसमें आपने बड़े मनोयोग से और उच्च पदों पर भी काम किया है। तो यूं कहूं कि उन संस्थानों के निर्माण में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जयपुर में जब आप थे तो वहाँ हमारा जो टेलीविजन चैनल था डीडी राजस्थान, उसके साथ आपका जुड़ाव रहा। मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ का जो मध्य प्रदेश का दूरदर्शन केंद्र है, उसके साथ आपका जुड़ाव रहा, न्यूज रीडर के रूप में, रेडियो में कंपेयर के रूप में, और नई दुनिया और नवभारत टाइम जैसे जो अखबार, और सबसे बड़ी बात उस दौर में राजेंद्र माथुर जैसे प्रखर और तेजस्वी पत्रकार, जिनको आज भी हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ बात करते हुए बड़े गर्व से कहते हैं, जब हम बात करते थे तब तो कहते हैं कि हमने उनको सुना है, हमने उन्हें देखा है, लेकिन भाई राजेश बादल ने तो उनके साथ काम किया है और उन पर एक फिल्म भी बनाई है। तो ऐसे प्रखर तेजस्वी पत्रकारों के सानिध्य में रह करके मैं यूं कहूं कि उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, पत्रकारिता की उस आधारभूत एबीसी को उन्होंने सीखा, तो शायद गलत नहीं होगा। रेडियो टेलीविजन में काम करते हुए उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स में, चाहे रेडियो टीवी फीचर्स की बात हो या संगीत के कार्यक्रम हो या रनिंग कमेंट्री की बात हो, सभी में आपने एक तरह से पार्टिसिपेट किया। देश के अनेक प्रमुख पत्रकार जिनका भी पत्रिकाएं जिनका भी आप नाम लें, रविवार, दिनमान, ब्लेड्स, धर्मयुग, संडे ऑब्जर्वर, नवनीत, हिंदुस्तान, अमर उजाला, लोकमत, दैनिक भास्कर, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से लिख रहे हैं। आपका एक कॉलम मिस्टर मीडिया, जो मीडिया के समकालीन मुद्दे हैं, उन पर आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं, और समाचार फॉर मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके विचारों को हम उसके माध्यम से देखते परखते रहते हैं। टेलीविजन टीवी न्यूज पत्रिका जो निजी क्षेत्र की पहली न्यूज मैगजीन थी परख, उसके विशेष संवाददाता रहे।
आज तक चैनल की शुरुआत में लगभग 10 वर्षों तक आप उसके साथ जुड़े रहे, राज्यसभा टीवी की शुरुआत में उसके साथ जुड़े रहे। तो कहने का मतलब ये है कि निजी चैनलों से लेकर के सरकारी चैनल, उसमें आप जुड़े रहे, प्रिंट के साथ आपके जुड़े रहे, अनेक डॉक्यूमेंट्रीज आपने देश के प्रमुख साहित्यकारों, स्पोर्ट्स स्टार और अलग अलग क्षेत्रों के संगीतकारों पर लगभग शताधिक डॉक्यूमेंट्रीज का आपने निर्देशन किया। और अब देश के अनेक विश्वविद्यालयों में आप नियमित रूप से व्याख्यान के लिए जाते रहते हैं। अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, राजेंद्र माथुर राष्ट्रीय सम्मान, नाथालाल चतुर्वेदी सम्मान, इत्यादि इत्यादि। तो यूं तो आपके परिचय की बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन मूल रूप से यही कहते हुए कि मीडिया का जो आपका इतना व्यापक और अध्ययन और वहां पर काम करने का अनुभव है, तो ये जो सारे मुद्दे आज के दौर में हम चिंतन कर रहे हैं, सरकारें चिंतित है या आम जो इस प्रकार के संगोष्ठियां होती हैं उसमें लोग चिंता प्रकट करते हैं, तो इन सारी परिस्थितियों को भाई राजेश बादल, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के पूरे स्वरूप को बदलते हुए देखा है, तो क्या सोचते हैं और भावी हमारी दिशा क्या हो सकती है, मैं आमंत्रित करता हूँ बादल जी को अपना वक्तव्य देने के लिए। भाई राजेश बादल। धन्यवाद संजीव जी। अभी जब आप जयपुर की बात कर रहे थे तो मैं लगातार अतीत की यादों की एक फिल्म सी मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं देख रहा था कि जो कम्युनिकेशन टुडे है, जो आपने जिस अपने सामाजिक और प्रोफेशनल पेशेवर दायित्वों का निर्वाह करते हुए, सरोकारों का निर्वाह करते हुए जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया है, वो मैं सचमुच में मैं तो कहता हूँ जब भी कभी विश्वविद्यालयों में जाता हूँ कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो पत्रकारिता में मूल्यों के लिए समर्पित है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कई बार जब लोग पत्रकारिता के संदर्भ में, आज की पत्रकारिता के संदर्भ में ये कहते हैं कि बहुत निराशाजनक तस्वीर है, तब मैं उनको कम्युनिकेशन टुडे का हवाला देता हूँ। एक हमारे मित्र और थे कमल दीक्षित जी, उन्होंने भी मूल्यानुगत मीडिया की शुरुआत की थी, अब नहीं रहे, कोरोना में हमसे बिछड़ गए। मैं उसकी उदाहरण देता था उनका। तो ऐसे कुछ हैं जो ठीक है कि हम लोग इस बदशक्ल मीडिया को बहुत बदलने की कोशिश में शायद हमारे प्रयास जुगनू हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास जारी रखना ही इंसान का धर्म है, कर्तव्य है और जो मैं कर रहा हूँ। आपने जिन एमआईबी के जिन दिशा निर्देशों की बात कही है और मैं आपको बता दूं करीब-करीब 1 महीने पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसी संदर्भ में एक पहल की थी और मैं उसकी एक बैठक में शामिल था और तब भी ये प्रश्न बड़ा तेजी के साथ उभरा था, गंभीरता के साथ उभरा था कि क्या वास्तव में पत्रकारिता की गाड़ी आज की जो है वो पटरी से उतर रही है। आपने टेलीविज़न रिपोर्टिंग की बात की है और अन्य माध्यमों की भी रिपोर्टिंग की बात की है। मुझे लगता है कि हर जगह पे कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ और ऐसी प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं हाल के वर्षों में। अ, आप कह सकते हैं कि शायद ये बाज़ार का दबाव हो सकता है, आप कह सकते हैं कि ये सियासत का दबाव हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि आदमी खुद अपने स्वार्थों के दबाव में आ जाता है। तो पत्रकार भी अपने अगर उस तरह के दबाव में आ जाते हैं, तो शायद वो कहीं न कहीं कारणों के पीछे। आपने अभी राजेंद्र माथुर का ज़िक्र किया था और मैं सच आपको बता रहा हूँ कि राजेंद्र माथुर से करीब-करीब 45-40 बरस पहले हम लोग उनके संपर्क में आए और वर्षों तक वो हमारे लिए एक आराध्य मतलब देव की तरह रहे क्योंकि उन्होंने हमको पत्रकारिता के उन मूल्यों की का प्रशिक्षण दिया या उन सरोकारों से हमको जो है हमको दक्ष किया कि हमें आज भी कहीं कोई भ्रम पैदा नहीं होता। मैं आपको बताऊँ राजेंद्र माथुर जी से हमने पहला पाठ सीखा कि जब हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, कभी हमने कोई उपहार नहीं लिया। हमने कभी उनके किसी भी मंत्री-संतरी, किसी मुख्यमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री, किसी के हम प्रधानमंत्री, किसी के लंच और डिनर में नहीं गए। आज हम देखते हैं कि आज जो कई बार ऐसा हमें नज़र आता है कि जब कभी ऐसे कोई न्योते आते हैं, तो हमारे पत्रकारों की एक लंबी कतार वहाँ क्यू लगा कर के प्रवेश करती है और नहीं जाएँ, तो आज संपादक और मैनेजमेंट का मुँह फूला रहता है कि आप लोग जो है मंत्रियों से संपर्क बना के नहीं रखते। तो ये एक धर्म संकट की स्थिति है क्योंकि अगर मैं जब नहीं गया तो मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 4 मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मेरा वर्षों तक वो मुझसे रूठे रहे, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उनके लंच और डिनर में नहीं जाता था और उन्हें लगता था कि शायद मैं इसका बायकॉट कर रहा हूँ। बहुत
साल लगे मुझे इस बात को मनाने में कि भाई मेरी जो पत्रकारिता का प्रशिक्षण है वो जिस तरह से हुआ है, क्योंकि अगर हम इस तरह से जाने लगे तो फिर हमारे और आप सियासत के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। लंच और डिनर का बात नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से जुड़ते हैं वो हमें कहीं कहीं ना कहीं पत्रकारिता की गाड़ी पटरी से उतरने के लिए बाध्य करता है। एक शायर हैं जिन्होंने लिखा था कि हम तो इस एक अब उसका अर्थ ये था कि जो है जब से हम सियासत के संपर्क में आए हैं, तब से हम काजल की कोठरी में पहुँच गए हैं और एक कोई ना कोई काजल के हमको टीके लगने लगे हैं। तो ये है, तो इस तरह की बात है। मैं एक और उदाहरण देते हुए भी आपके स जो है कि क्योंकि एक बात ये अक्सर कही जाती रही कि मतलब 45-46 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये बात कही जाती है कि पत्रकारों की अपनी एक आचार संहिता होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कई बार विश्वविद्यालयों में इस बात की पहल हुई, कई बार पत्रकार संगठनों ने इस बात की पहल की, लेकिन ये बात सभी ने विरोध की, सभी ने इसका विरोध किया कि सरकार की तरफ से या कोई सरकारी एजेंसी इस बात का कोई पहल ना करे। उसके पीछे ये खतरा था कि अगर सरकार हमारी स्वतंत्रता के बीच में आ गई, आड़े आ गई, तो शायद इसका दुरुपयोग भी वो कर सकती है और संविधान में हमें कोई हालांकि अलग से आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन जब जो एक आम नागरिक को जो स्वतंत्रता प्राप्त है अभिव्यक्ति की, वही हमें भी प्राप्त है। तो लेकिन जब भी कभी ऐसा होगा, तो सरकार हमारी अभिव्यक्ति को कुचलने में या दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी आलोचना हो। और हमने देखा है बीच-बीच में हमने कई बार संघर्ष किए हैं। 1983 में जब जगन्नाथ मिश्र ने एक बिहार प्रेस बिल लाए थे, तो हम लोग सड़कों पर आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। 1987 में एक मानहानि विधेयक आया था, तब हम सड़कों पर आए थे। तो एक दौर ऐसा था, लेकिन आज हम उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो एक तो बाज़ार का दबाव इसमें हमको दिखता है, बाज़ार का दबाव इसलिए दिखता है कि जो चैनल इंडस्ट्री जब जिस तरह से आई, मुझे खुशी है कि मैं 10 साल तक देश के पहले चैनल स्वदेशी प्रक्षेपण वाले चैनल के साथ था और संपादक के पद पर उसका मैंने काम किया उसके। लेकिन मैंने ये भी देखा कि बाद में जो पेड न्यूज़ की एक बीमारी हुई, वो इसलिए कि हम अपने आचार संहिता या एथिक्स का हमने कोई स्वरूप नहीं बनाया और मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 2009 की बात है, जब एक समूह चैनल समूह का मैं एसोसिएट समूह संपादक था। तो मैनेजमेंट ने एक हमारे सामने प्रस्ताव रखा, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और कहा कि भई देखिए अब तो सभी चैनलों के संपादक इस तरह के कोशिश करने लगे हैं कि मैनेजमेंट की आर्थिक स्थिति मजबूत करें और हम लोग आपकी सैलरी भी जो देते हैं, तो आप इसमें कुछ हमको एडिटोरियल की तरफ से सहयोग करें पैसा जुटाने में। मैंने साफ मना किया, कुछ दिन ऑफिस नहीं गया, विरोध करता रहा। जब मैंने देखा कि मैं शायद मैनेजमेंट के आगे नहीं झुक पाऊँगा, तो फिर मैंने उसको उस चैनल को छोड़ दिया। उस समय मैं आपको बता दूँ आज से करीब-करीब 13 साल 14 साल पहले की बात है और उस समय मेरी वेतन जो थी 5 लाख रुपए महीने के आस-पास थी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपके सामने आपके सरोकार और आपके आचार, विचार बहुत स्पष्ट होते हैं, तो फिर आपको किसी भी लालच, किसी भी प्रभाव, किसी भी दबाव के आगे झुकने की आपको मंशा नहीं होती, ना ही आप झुकते हैं। टीवी रिपोर्टिंग की ये जो यहाँ पर वो मैं जो शेर मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा था कि दूर थे जब तक सियासत से, तो हम भी साफ थे और खान में कोयले की पहुँचे, तो हम भी काले हो गए। तो ये एक बहुत ही व्यावहारिक अनुभव के आधार पर ये बात कही गई है पत्रकारों के लिए और जो मानक बनाए जा सकते हैं अब जो स्थितियां हैं कि अगर पत्रकार संगठन अब तो उस तरह से प्रभावशाली नहीं रहे और अगर पत्रकार संगठन नहीं बना सकते हैं अपने लिए आचार संहिता, तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि प्रेस काउंसिल इसकी पहल करे, खुद अगर एमआईबी कर सकता है तो करे। अब मैं वो स्थिति निकल गई है कि हम सोचें कि भई सरकार हम पर दबाव डाल सकती है, पहल होनी चाहिए। मिस्टर मीडिया का आपने अभी ज़िक्र किया था, मैंने कम से कम 100 कॉलम ऐसे लिखे होंगे उसमें, जिसमें मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत साफ-साफ लिखा है कि हम लोगों के लिए समाज की ओर से बड़ी चेतावनी है
कि कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता अब आज का समाज चाहता है। तो ये एक तो ये है कि भाई एक बात तो संस्थाओं की ओर से हो सकती है। दूसरी, आप खुद संजीव जी जुड़े हुए हैं बहुत अनेक विश्वविद्यालयों के साथ। मैं जाता हूँ, उनके पाठ्यक्रम भी देखता हूँ। थोड़ा-सा मैं वहाँ सुझाव एक दे सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा वहाँ के उनके पाठ्यक्रमों में एक ऐसा एक बुनियादी कोर्स का एक हिस्सा बन जाए जो अनिवार्य हो और उसमें पास होना भी अनिवार्य हो, जिसमें कहीं न कहीं इस आचार संहिता का एक ड्राफ्ट हो, एक ज़िक्र हो और गंभीर मसले उसमें शामिल किए जाएँ। तो एक तो ये है। तीसरी चीज़ अंतिम बात कह कर के, क्योंकि मेरा ख़्याल है 15 मिनट होने को होंगे। तो कानून की एक आपने एक और ज़िक्र आज के विषय में दिया था कि कानून तो देखिए पर्याप्त है। अगर कानून से बड़ी बात है सवाल चरित्र और नैतिकता की। अगर आपका चरित्र और अगर आपकी नैतिकता आप उसका पालन नहीं करते, तो फिर कानून कितने भी बना लीजिए। हमने देखा है 75 सालों में क्या रिश्वत लेने के खिलाफ कानून नहीं बने हैं। रिश्वत लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, रिश्वत देने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन रिश्वत आज बहुत प्रचलन में है, हम देखते हैं। तो ये बहुत कुछ हमारे चरित्र और नैतिकता की बात है कि कानून बना देने से कुछ नहीं होता। हमने दहेज के खिलाफ एक कानून बनाया, हमने भीख मांगने के खिलाफ एक कानून बनाया, हमने संविधान में जो बात साफ-साफ जोर देकर के कही गई कि छुआछूत और लिंग भेद पर हमें उस पे ध्यान देना है। हमने उस पे भी कानून भी हैं, लेकिन हम उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम कानूनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए हम खुद दोषी हैं, क्योंकि अंततः कोई कानून ऊपर की तरह आसमान से तो टपके नहीं है। ये बात हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए कानून और संविधान की रचना की, और अगर हम ही अपने लिए बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें समाज भी बहुत जिम्मेदार है। तो समाज के अंदर से ही पत्रकार निकलते हैं, समाज के अंदर से ही आईएएस से लेकर के नेता निकलते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ साहिर लुधियानवी के एक शेर के साथ, तो उन्होंने आज से करीब-करीब 60-70 साल पहले लिखा था कि हम गमज़दा हैं, लाएँ कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएँगे इस ज़िंदगी से हम। तो इसमें समाज की भूमिका भी है और हम लोगों की भूमिका तो है ही। जी, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। देश में कानूनों की कमी नहीं है और ये सही है कि हमने इतने कानून बनाए अलग अलग समस्याओं को लेकर के, लेकिन अभी तक देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उन सब के लिए जूझ रहे हैं। तो शायद मीडिया संस्थानों में काम करने वाले संपादकों और पत्रकारों का स्वयं का चरित्र इतना मजबूत हो, तब शायद हम कोई एक समाधान की दिशा तलाश सकें। आपका सुझाव कि पाठ्यक्रमों में आचार संहिता जैसा कोई मुद्दा जोड़ा जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आचार संहिता और प्रेस कानून देश के हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहीं है, लेकिन विरोधाभास जब महसूस करते हैं, जब इन कानूनों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो जो व्यावहारिक क्षेत्र के भी जो पत्रकार हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप इनको ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, जब जाएंगे तो स्थितियां बिल्कुल दूसरी हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि विद्यार्थियों से क्या बात करें। क्या उनको हम ये बताएं, जैसा आपने कहा कि उपहार लेकर के खबर छापिए, लंच और डिनर करके खबर छापिए, या ये कीजिए अपने सोर्स बनाइए। ये जो कंट्रडिक्शन है, इसको दूर करने में जो आपने स्व नियंत्रण की बात की कि करना होगा, लेकिन फिर वही समस्या आती है कि 75 साल होने के बावजूद हम इतने बार स्व नियंत्रण की बात कर चुके, लेकिन जो शायद मेरे ख्याल हर अखबार का, जब हमने वो एक संकलन किया था कम्युनिकेशन टुडे के मंच पे, अलग अलग संस्थानों के कोड ऑफ कंडक्ट देश दुनिया के, मेरे ख्याल कोई 70-80 हमने इस तरह के आचार संहिताएं ढूंढ ली थी। तो हर अखबार का अपना एक आचार संहिता है। पत्रकार संगठनों की आचार संहिताएं हैं। ये आपका कहना सही है कि वो संगठन के IFWJ की बात कीजिए, NUJ की बात कीजिए, ऑल इंडिया एडिटर्स न्यूज़पेपर एसोसिएशन की, सबके हैं, एडिटर्स गिल्ड की बात, सबके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। चुनौती वही है कि इनकी परिपालना करने के लिए, क्योंकि सरकार जो बनाएगी वो हम स्वीकार नहीं करेंगे और जो हमने बनाए वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आगे जो एक आम आदमी, ठीक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से सभी क्षेत्रों में अवमूल्यन हुआ है, मीडिया भी उसी का हिस्सा है, लेकिन मीडिया से चूंकि हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आम आदमी उससे जो अपेक्षाएं करता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं
कि भविष्य की रूपरेखा क्या हो, लेकिन आपका कहना सही है कि कहीं हम स्वयं अपने चरित्र को इतना मजबूत बना पाए, और राजेंद्र माथुर जैसे जो पत्रकार थे, जिन्होंने, जो आपने बात कही कि जिस जिस मूल्यों की उन्होंने बात की, तो शायद ऐसे रचनात्मक, कल्पनाशील पत्रकारों की इस फील्ड में जब प्रवेश होगा या एंट्री होगी, तो शायद हम कहीं एक अच्छा मार्ग देख सके और उन लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने में अपनी सार्थक भूमिका तलाश सके। चलिए, आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा को, जिनका स्वयं का अनुभव पत्रकारिता और अध्यापन में बहुत लंबा रहा है, और उनका जो एक मुख्य काम इन दिनों में आप कर रही हैं, तो मुझे लगता है मीडिया और उनके उस काम का भी गहरा संबंध है। इस समय आप जेलों पे विशेष काम कर रही हैं, और विशेषकर जो महिला कैदी हैं, उनके जीवन को लेकर के जिस तरह से आपने लेखन किया है, आपने पुस्तकें प्रकाशित की हैं, तिनका फाउंडेशन करके आपने एक अपना पूरा एक व्यवस्थित तंत्र एक तरह से कायम किया है, जिसके बैनर पे आपने तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना और तिनका तिनका मध्य प्रदेश, ये जो 3 आपने पुस्तकें प्रकाशित की हैं, एक तरह से उनको जेलों का प्रामाणिक दस्तावेज कह सकते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि प्रदेशों की जो जेलें हैं, उनका जिस तरह से आपने अध्ययन किया, और वहाँ आपने जिस तरह से एक रेडियो को पहुँचाया और उन कैदियों को तैयार किया अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बना करके, शायद इस जो हमारी मुख्य जीवन धारा है उसके साथ जोड़ने का, तो ये आपका एक तरह से अद्भुत काम पिछले वर्षों में जो आप कर रही हैं। और अपराध, विशेषकर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के आपने पीएचडी किया, उस पर आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, लगभग 1 दर्जन के आसपास आपकी पुस्तकें मीडिया के विभिन्न पक्षों को लेकर प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपके इन कार्यों को भारत के जो राष्ट्रपति का सम्मान आपको मिला 2014 में, स्त्री शक्ति पुरस्कार। तो ये जिस तरह से आपने साहित्य और मीडिया के जरिए जागरूकता लाने का प्रयास किया, एक तरह से ये उसी का सम्मान था। आपके इन अनूठे प्रयोगों का एक तरह से ये सम्मान था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक उनकी जेलों और वहाँ के बच्चों की स्थिति, जेलों में महिलाएं और बच्चों की स्थिति को लेकर के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की भी आप मेंबर थी, और उसमें आपने काफी काम किया। जहां तक टेलीविजन की हम बात करते हैं, उसमें भी आपका एक तरह से लंबा योगदान रहा है, और जालंधर दूरदर्शन में आपने बहुत ही अल्पायु से, शायद एशिया की सबसे युवा बालिका के रूप में आपकी एंट्री होती है, और उसके बाद तो आपने एनडीटीवी के साथ एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में भी आपने काम किया। और मुझे जो याद आता है, जब आप एनडीटीवी में थी, तब शायद आपका पहला टेलीफोन आया था पीएचडी के सिलसिले में। तो मेरे परिचय की जो एक शुरुआत है, वो उनके एनडीटीवी की जो इनिंग थी उसके साथ शुरू होती है। फिर आईआईएमसी में आपने लगभग 3 वर्ष तक रेडियो टीवी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया। और जिस तरह से राजेश बादल जी ने राज्यसभा टीवी की शुरुआत की, ऐसे ही वर्तिका नंदा जी ने लोकसभा टीवी के साथ अपनी एक पारी की शुरुआत की। ये इसकी पहली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनती हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में जयपुर में हमारे विभाग के साथ लोकसभा टीवी ने एक 2 दिन का सेमिनार भी किया था, जिसमें लोकसभा टीवी के जो आने वाले दौर में, क्योंकि शुरुआत थी, तो किस तरह से कार्यक्रमों की एक रूपरेखा हो, क्या उसका स्वरूप हो, उसको लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने 2 दिन तक वहाँ विचार मंथन किया था। और लोकसभा टीवी के तत्कालीन सीईओ सहित अनेक वरिष्ठ मीडिया कर्मी जो हैं उसमें सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा भी आपने अन्य प्राइवेट चैनल्स में भी काम किया था। और एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि टेलीविज़न की दुनिया की आप उन कुछ महिला पत्रकारों में से हैं जिन्होंने अपराध या क्राइम बीट को एक तरह से अपना विषय बनाया काम करने का, और उसके अंदर वो जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, शायद उन मूल्यों को भी आपने समाविष्ट किया। और वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज है, वहाँ पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं। और कम्युनिकेशन टुडे के साथ भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव एक सहायक संपादक के रूप में है, तो उस रूप में भी मुझे आपका काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। और पूर्व में भी हमारे आयोजनों में आप सम्मिलित हुई हैं, हमारे विभागीय प्रकाशनों में आपके आलेख, जिनके माध्यम से विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए,
आपने कम्युनिटी रेडियो और उससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर लिखा था। तो आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वर्तिका नंदा को अपने अनुभव इस क्षेत्र में साझा करने के लिए। डॉक्टर वर्तिका नंदा। नमस्कार भनावत सर, राजेश कागल जी और राकेश गोस्वामी जी, बहुत बहुत अभिवादन और बहुत आभार भनावत सर। बहुत सी बातों पर विचार करने के बाद मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे और अभी मैं जब राजेश जी को सुन रही थी मुझे एक बात जो बार बार जहन में आ रही थी, पार्टी पत्रकारिता, पार्टी में जाने की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, और इसके बीच में ये सरोकार हम कैसे बचाएं। जब भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, वो दौर था जब सरोकारों की बात को लेकर दूरदर्शन आगे बढ़ने लगा। हम लोग का जमाना और फिर चित्रहार। हम सभी को जो उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं हमें मालूम है कि चित्रहार को देखने के लिए भी लोग अपने पड़ोसियों के घरों में जाते थे और एक टेलीविजन सेट होता था और मिलकर वो उसे देखा करते थे। लेकिन जो दूसरी बात थी, जो जर्नलिज्म के छात्र आमतौर पर नहीं जानते, वो ये कि कैसे शब्दों को लिखा जाता था, लिरिक्स को लिखा जाता था, और जो सेमी लिटरेट थे धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना सीख लिया उस दूरदर्शन से। ये एक बड़ा रोल था दूरदर्शन का। और दूसरा, कृषि दर्शन। आज भी मैं जितने पत्रकारिता संस्थानों में जाती हूँ, मैं हर स्टूडेंट से हर बार ये बात जरूर पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग कृषि दर्शन देखते हैं। इस पे बच्चे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे दुख की शुरुआत वहीं से होती है। जिस खेती के बिना हम में से कोई जी नहीं सकता और जिसे दूरदर्शन ने एक ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर आज भी कायम रखा है, भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम कृषि दर्शन, इसे प्राइवेट चैनल्स ने उसे कैसे बदला, उस पूरी परिपाटी को, ये दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि जब भारत में निजी चैनल आए तो उन्हें ये लगा कि दूरदर्शन बहुत ही एक बोरिंग कंटेंट देता है। उस कंटेंट को मजेदार, धमाकेदार और सनसनीखेज कैसे बनाया जाए। और 3 सीज इंपॉर्टेंट हो गए, क्राइम हुआ, क्रिकेट हुआ और फिर हुआ सिनेमा। इस दौर में क्राइम की बात में खास तौर पर एक तो तंदूर मर्डर केस हुआ। फिर एक बार ये 90 के दशक की बात है, सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को टुकड़ों में काटा, तंदूर में डाला, और फिर वो कैसे वो घटना बड़ी हुई और चैनलों को ये पता लग गया कि इस देश में अपराध बखूबी बिकता है। मनोहर कहानियां सरीखे टेलीविजन की शुरुआत उसी दौर में हुई। दूसरी बात हुई एक अलग घटना की, वो था जब प्रिंस गड्ढे में गिर गया। प्रिंस का गड्ढे में गिरना भी मीडिया के लिए एक बड़ी आइडिया के तौर पर आया। चैनलों को ये समझ में आ गया कि बच्चा जब गड्ढे में गिरता है तो उससे भी टीआरपी कमाई जा सकती है, और उसने उसे कमाने का जो दौर शुरू किया वो आज तक खत्म नहीं हुआ। और उसी दौर में जेसिका लाल का मर्डर हुआ और बाद में बहुत सारे और केसेस हुए, जिनमें से एक पर तिनका डासना ने विस्तार से काम किया, वो था आरुषि की हत्या। जब तलवार दंपति जेल के अंदर जाते हैं, जेल के बाहर तक मीडिया ये बार बार ये कहता है और तमाम तरह की उस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है जो अशोभनीय भी थी और कल्पनीय थी और किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। अपराध की सारी रिपोर्टिंग में मीडिया अपने आप को जज के तौर पर साबित करने में लगता है और तब मीडिया एथिक्स की बात होती है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में मीडिया एथिक्स की बात बहुत देर से होती है। जब एथिक्स बुरी तरह से टूट चुके होते हैं, टूट रहे होते हैं, तब हम बात करते हैं कि अब एथिक्स को कैसे बचाया जाए। अब मुद्दा यह है कि इसके लिए क्या हो सकता है और ऐसा क्यों हुआ। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसा दर्शक है वैसा ही उसको सामान मिल रहा है। दर्शक को मैं काफी हद तक अयोग्य भी कहूंगी, इसलिए कहूंगी कि अब दर्शक को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। दर्शक पढ़ता नहीं है, दर्शक देखता है, और ज्यादातर लोग असल में व्हाट्सएप में देखते ही हैं। बिना पढ़े वो मैसेज को आगे भेजते हैं, बिना सुने वो 10 सेकंड में अपने व्यूज बनाते हैं, और हमारे व्यूज बहुत कट्टर हैं, बहुत ही ज्यादा रिजिड हैं। हम अपनी व्यूज में बदलाव नहीं चाहते। और तीसरी समस्या जो है वो है एकेडमिक से भी और एकदम यंग जनरेशन से भी। हाल के दिनों में मैंने कई एक बार ऐसा देखा, जब यंग युवा जो बच्चे हैं वो जब ये कहते हैं कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं बड़ी हैरानी से उनको देखते रहती हूँ, क्योंकि वो हर एक को कहते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। राजेंद्र माथुर साहब का जब आप जिक्र कर रहे थे, बादल साहब ने एक बार ये नहीं कहा कि मैं उनका फैन था, उन्होंने उनका नाम सम्मान से लिया।
आज के दौर की पत्रकारिता में सम्मान भी हो और कोई लोकप्रिय भी हो, ये दोनों बातें एकदम अलग हो सकती हैं। उस दौर की पत्रकारिता अलग थी जब राजेंद्र माथुर जैसे लोग सम्माननीय भी थे और लोकप्रिय भी थे। अब लोकप्रियता तो है लेकिन सम्मान कहीं गायब है। इसलिए ये कह देना कि कुछ लोग हमें बड़े प्रेरित करते हैं या बहुत इंस्पायर करते हैं, वो जरा सी खतरे की बात है। एकेडमिक्स में भी समस्या इसलिए है क्योंकि टीचर्स भी नहीं पढ़ते, टीचर भी बहुत जल्दी में है, और कई बार टीचर्स का सिलेक्शन भी इस तरह से होता है कि जो जिस रास्ते से आता है वही उस रास्ते की बात अपने शिक्षक छात्रों को बताता है। मेहनत के रास्ते से आने वाला शिक्षक मेहनत की बात करेगा और बिना मेहनत से आए हुआ शिक्षक बिना मेहनत की ही बात करेगा। इसलिए रास्ता बहुत जरूरी है। शिक्षक के सामने भी चुनौतियां हैं क्योंकि हम जिस पत्रकारिता में हैं वो जल्दबाजी की है, जितना जल्दी जो हो सके, और ये एकदम बंदर की दिमाग वाली पत्रकारिता है, उछलते हुए की पत्रकारिता है। और आप देखिए तमाम संस्थानों में, अभी आपने जो जिक्र किया भनावत सर की कम्युनिकेशन टुडे का, आप बताइए इतने सालों से चल रहा कम्युनिकेशन टुडे, इसके पीछे की हुई सर की अकेले की मेहनत, पूरी तरह से उनकी अकेले की मेहनत से चल रहा है कम्युनिकेशन टुडे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कुछ फिल्में जब लॉन्च होती हैं तो उसके बारे में जब ये स्टोरीज आती हैं कि पूरा सिनेमा हॉल भीड़ से भर गया, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस देश में आज भी गंभीर कंटेंट अकेला है, अगंभीर भीड़ से जुड़ा हुआ है। और मीडिया के पूरे एथिक्स में समस्याओं के जो इस पिटारे हैं, उसमें एक और बिंदु जो है वो ये कि बुराई के साथ आमतौर पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इतने सालों से मैं जेलों में जा रही हूँ, जेल पर मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि कई बार जो बड़ा अपराधी है उससे जुड़ने के लिए लोग आतुर होते हैं, लोग उसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो आदमी अपने अपराध को मैनिपुलेट कर सकता है वो बड़ा पावरफुल है। अच्छे आदमी के साथ खड़े होने वाले 3 या 4 लोग भी बमुश्किल मिलते हैं। और ऐसे दौर में आप पत्रकारिता से कैसे उम्मीद करेंगे जहां पर सब कुछ कच्चा है और बहुत कुछ फीका है। फिर है पॉपुलर होने की पत्रकारिता। सरोकारी पत्रकारिता के पीछे हटने की और पीछे दिखने की कुछ वजहों में से एक वजह ये भी है कि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है और उसकी बात कोई नहीं करता। जैसे कि जेलों को लेकर मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, हर रोज कम से कम 8 या 10 फोन। उनमें से मान लीजिए कि करीब 90% फोन अगंभीर होते हैं। वो सिर्फ मेरे साथ एक बार जेल जाना चाहते हैं, घूम कर आना चाहते हैं, सेल्फी खींचना चाहते हैं। जेल पर काम करने वाले लोग पिछले 15 सालों में मुझे इक्का दुक्का मिले। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं सब कुछ बहुत जल्दी में हो। कम्युनिटी रेडियो में इतनी पोटेंशियल है, कम्युनिटी मीडिया में इतना पोटेंशियल है, वैकल्पिक मीडिया में पोटेंशियल है। एक और उदाहरण जो मैं देना चाहूंगी, जेल के उदाहरण से मैं बचना चाहूंगी इसलिए मैं दूसरा उदाहरण यहाँ दे रही हूँ। किस्सा खाकी का हमने दिल्ली पुलिस के साथ शुरू किया। ये पॉडकास्ट सीरीज है, हर हफ्ते आती है, संडे को 2.25 मिनट की कहानी सुनाई जाती है। ये मेरे लिए पूरी तरह से अवैतनिक काम है। हर बार कोई ऐसी बात जिसमें साहस है, जिसकी वजह से अपराध की किसी खबर को अनवाइंड किया गया है, स्टोरी को उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पुलिस पहुंचा पाई है, उस पर ये स्टोरी है। जो फोन उसे लेकर भी आते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें सनसनी कैसे हो। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले इस कंटेंट का वो जो भोग रहा है उसको मीडिया लिटरेट करना, उसको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करना भी बहुत जरूरी है। मैं जेलों में कई ऐसे लोगों को मिलती हूँ जो मुझसे जब जेल के बाहर मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ चलता है। जब अचानक वो लोग मुझे जेल में दिखते हैं तो वो कई बार आंखें नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि सब कुछ चलता है। सब कुछ नहीं चलता। आदमी जो करता है उसका उसे अल्टीमेटली उसका जो सबब है वो उठाना पड़ता है। राजेश बादल जी की कई सीरीज मैंने सुनी और मैंने उन्हें कई बार फोन भी किया, उन्हें अच्छे से स्मरण है। कई सीरीज में मैंने इस बात को बहुत ध्यान से, बड़े शिद्दत से मैंने महसूस किया कि कितनी मुश्किल से उन एपिसोड्स को तैयार किया गया होगा। मुझे नहीं लगता कि उस काम को करने के लिए अगर आज राजेश जी 5 या 7 लोगों को ढूंढने लगे तो उन्हें वो लोग आसानी से मिल जाएंगे। जितने राजेश बादल अकेले होंगे अपनी मुहिम में, उतनी ही वर्तिका नंदा भी अकेली है अपनी मुहिम में। उतने ही अकेले होंगे डॉक्टर संजीव भनावत, क्योंकि मेहनत के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं मिलते। और जिस देश में मेहनत पर चलने वाले लोग नहीं मिलते, वहां पर एथिक्स का
ये स्थिति होना बहुत ही सामान्य है। आप लाइब्रेरीज को चेक कीजिए, जो किताबें मीडिया इंस्टीट्यूट्स में आती हैं वो कैसे आती हैं, क्या वो मेरिट पे आती हैं? एक छोटी सी चीज तक मेरिट से नहीं पहुंचती, वो भी परिचय से पहुंचती है, वो भी किसी के फोन से पहुंचती है। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरी मुहिम में जब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कह रही है कि आपको अपना कंटेंट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के आसपास, पब्लिक सर्विस के आसपास चलाना होगा, तो सोचिए इस देश में ये स्थिति आ गई है कि मंत्रालय को ये बताना पड़ रहा है कि पब्लिक सर्विस नाम की भी कोई चीज है और आप उस पर आधे घंटे का कंटेंट दिखाइए। बीते 15 सालों में कई बार कई मामलों में मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया, कई बार कुछ चैनल्स रुके। उमर खुराना वाला केस आप लोगों को याद होगा, जब एक स्कूल टीचर पर गलत आरोप लगा था। उसी तरह तलवार वाले केस में भी मिनिस्ट्री ने 3 चैनलों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो एक प्रतिबंध था, उसके बाद फिर से गाड़ी वैसे ही चलने लगी। मामला ये है कि ऐसे मामलों में और कड़ाई कैसे हो और बार बार उन्हें कैसे बताया जाए और इस देश में ये कैसे समझाया जाए मीडिया इंस्टीट्यूट्स में कि पब्लिक सर्विस तब ना की जाए जब मंत्रालय बोले, वो इसलिए की जाए क्योंकि हम सब सभ्य नागरिक हैं। इतने सालों में मैंने कई बार मुहिम चलाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल्स के लिए कुछ काम किया जाए। भनावत सर, आपको यकीन नहीं होगा, आज तक एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने आगे आकर ये कहा हो कि वो हॉस्पिटल्स के लिए इस अवेयरनेस के लिए कुछ काम करना चाहता है। तो ये दिखाता है कि पॉपुलर मीडिया के बीच में असल में हमारे सरोकार बेहद कम होते जा रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए जरूरी यही है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तिका जी। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से मूल्यों का विघटन हुआ है उसके बारे में पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर के उसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत ही प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया। किस तरह से हम लोकप्रियता को महत्व देने लग गए, सम्मान की जो बात है वो शायद विस्मृत हो गई है। और ये सही है कि जब हम एक उंगली सामने करते हैं मीडिया की तरफ तो 3 उंगलियां दर्शक, श्रोता और पाठक के रूप में कहीं हमारी ओर भी है। शायद उस पाठकीय या दर्शक या श्रोता का दबाव पड़े तो ये जो मीडिया है वो कहीं सही रास्ते पर आने के लिए भी कोशिश करे। अक्सर एक बात की जाती है कि जो विज्ञापन, जो शुरू में राजेश जी ने भी बात कही थी, आपने भी संकेत रूप में ये बात कही कि जो बाजार का प्रभाव है, तो ऐसे दौर में जो बाजार संचालित मीडिया है उससे क्या हम इस प्रकार के मूल्यों की अपेक्षा कर सकते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती। जब आपने उमा खुराना की बात की, मुझे याद है उस समय भी एथिक्स की बात बड़े जोर शोर से उठी थी और टीवी चैनल्स पे जो भी डिस्कशन आए थे जिसमें बड़े बड़े संपादक और ये सभी लोग थे, उन सब का मुझे अभी भी वो शब्द कानों में गूंजते हैं जब उन्होंने साफ मना किया कि क्या हमको एथिक्स कोई सरकारी बाबू सिखाएगा, क्या वो IAS अधिकारी हमको बताएगा कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है। दुर्भाग्य से उस केस से लेकर के आज तक हम उस तरह का एक कानूनी प्रेस काउंसिल ना, ठीक है वो बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की, वो 100-150 पेज की गाइडलाइंस उनकी बनी हुई है, गूगल पर सब मिल जाएगा, लेकिन उनकी अनुपालना जब नहीं होती है तो कौन कार्रवाई करे। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो किस तरह से इस क्षेत्र में आ रहे मीडिया कर्मी, क्योंकि अल्टीमेटली फिर मुझे राजेश जी की बात याद आती है कि जो आपका संपादक है या मालिक है उसके उस दबाव को आप कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि पत्रकार भी कितना बलिदान देगा, उसका भी अपना घर, परिवार, आशा आकांक्षाएं हैं, तो बहुत सारे प्रश्न उसके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है शायद यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब तक हम एक पाठक, दर्शक, श्रोता के रूप में गंभीर नहीं होंगे, पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे, और डिजिटल मीडिया में तो जो तेजी और आ गई है, रियल टाइम जो खबरें जिस तरह से दी जा रही हैं, वहाँ ये चुनौतियां और गहरी होती चली जा रही हैं। तो आने वाला समय मुझे लगता है और अधिक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हुआ है। तो आइए उस समय का कहीं किस तरह की संभावनाएं या अवसर हो सकते हैं। अब हम सुनते हैं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी को, जो स्वयं लगभग 20 साल तक मुख्य धारा के मीडिया के साथ काम करते रहे। हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ से आपने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद जयपुर आए, कुछ टीवी चैनल से जुड़े, लेकिन मुख्य रूप से टाइम्स नाउ के साथ आपकी एक लंबी पारी रहती है और उसके माध्यम से आपने देश के और प्रदेश की अनेक घटनाओं को रिपोर्ट किया। रॉयटर के एक प्रोजेक्ट पर आप अमेरिका भी गए। संयोग से हमारे तीनों जो आज के विशेषज्ञ हैं
उनका भी एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रहा। राजेश जी को मौका मिला अमेरिका जाकर के वहाँ की मीडिया संस्थानों को देखने का। वर्तिका जी भी इंग्लैंड, अमेरिका, नीदरलैंड आदि कई देशों में गई और वहाँ भी रेडियो टीवी की उस दुनिया को आपने बहुत निकटता से देखा। और राकेश गोस्वामी भी वहाँ गए और हेल्थ जर्नलिज्म की एक तरह से आपने एक विशेष ट्रेनिंग ली और बाद में लगभग 20 साल बाद आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया हमारे ये डिपार्टमेंट से। तो आप देखिए एक प्रोफेशनल जो बात शायद राजेश जी कर रहे थे उस सैद्धांतिक ज्ञान की या एथिक्स की या कानूनों की, उसी से कहीं प्रेरित होकर के न जाने क्या उनके उस समय एक ऐसी प्रेरणा जगी कि उन्होंने ये पाठ्यक्रम किया और उसके उन सैद्धांतिक पक्षों पर भी चिंतन मनन और कहीं अनुसरण करने का प्रयत्न किया। और जब हमने एक फेलोशिप अनाउंस की थी यूनिसेफ के साथ मिलकर के विकासात्मक मुद्दों पर काम करने के लिए, तो उस समय प्रदेश के 5 पत्रकारों को ये फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो उसमें एक राकेश गोस्वामी भी थे। तो जो मैंने आपसे कहा कि उन सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके प्रति आप कहीं निकटता से प्रतिबद्ध रहे। फिर आपने पीएचडी किया, पीएचडी आपने फिल्म को लेकर के किया, तो टेलीविजन और प्रिंट, और बाद में टाइम्स नाउ छोड़ने के बाद आप हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ रहे और उसके माध्यम से जितनी भी अपनी सीमाएं उनकी थी, क्षमता उस दौर में जितना संभव हो पाता, उन्होंने इस तरह की खबरों को कहीं ना कहीं प्रमुखता दी। और उसके बाद आप अध्यापन से जुड़े और इस समय आप देश का जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके साथ पिछले 2-2.5 साल से आप जुड़े हुए हैं और उसका जो जम्मू सेंटर है उसके आप रीजनल डायरेक्टर हैं। तो अपने 2-2.5 साल का ये अकादमिक अध्ययन और उसके पहले हमारे डिपार्टमेंट के साथ भी आप गेस्ट फैकल्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। तो अध्यापन का और टेलीविजन और प्रिंट मीडिया में जो संपादकीय और रिपोर्टिंग का आपका अनुभव है, तो इन सारे मुद्दों को, इन चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं? और अभी इन मुद्दों को लेकर के आपने जब ये गाइडलाइंस जारी हुई थी तब मेरी इनसे बात हो रही थी, तो उसी समय आपने अमर उजाला आदि कुछ अखबारों में लिखा और पिछले कुछ वर्षों से पहले तो चूंकि हिंदुस्तान टाइम्स में थे तो अपनी लिमिटेशन थी, लेकिन अब आप एक फ्रीलांस राइटर के रूप में हिंदू, जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, भास्कर आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में नियमित रूप से सामाजिक मुद्दों को लेकर के लिख भी रहे हैं। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य को, क्योंकि आपने बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट की भी स्टडी इन दिनों में की है अपने इसी लेखन के दौर में, तो इन सारे मुद्दों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर राकेश गोस्वामी को। और उसके बाद मैं देख रहा था हमारे जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट है उसमें देश के अनेक संस्थानों के मीडिया कर्मी भी जुड़े हैं और जो हमारी टेक्निकल सहयोगी हैं डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो स्वयं मीडिया शिक्षक हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज करके बताया कि अपने इसमें पाकिस्तान, फिलीपींस, मोरक्को और बांग्लादेश सहित लगभग 314 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार में हो चुके हैं। और पाकिस्तान से तो हमारे एक मित्र भी जुड़े हुए हैं, राशिद जी, जो स्वयं वहाँ के जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ मीडिया का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि राकेश जी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर जो और भी मित्र हैं जो चैट बॉक्स में भी अपने कहीं विचार लिख रहे हैं, वो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाए ताकि एक विस्तार से हम इन सारे मुद्दों को समझ सके। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत, मेरे गुरु, मार्गदर्शक। मेरी जो आपने कहा कि पता नहीं क्या प्रेरणा थी कि वो मैं इतने लंबे प्रोफेशनल लाइफ के बाद एकेडमिक्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो वो प्रेरणा आप ही हैं। और उसके बाद मास्टर्स करना, नेट का एग्ज़ाम करना, पीएचडी करना और इवेंचुअली एकेडमिक्स में डुबकी लगाना, वो सारी की सारी प्रेरणा आप ही हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत आपका शुक्रिया इसलिए भी कि हमेशा आपके द्वारा आयोजित वेबिनार्स के मंचों पर आना, बोलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिकेशन टुडे के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी आपका धन्यवाद कि आपने इतने गंभीर विषय पर आज ये वेबिनार आयोजित की है, जिसमें बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे कोई वक्ता हो सकते थे। राजेश जी अभी कुछ दिन पहले जम्मू आए थे, तो उनके साथ 2-3 दिन का समय मुझे बिताने का अवसर मिला और इनकी पूरी यात्रा जो पेशेवर यात्रा रही और किस तरह से मुझे लगता है कि शायद देश के इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जो फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी डॉक्यूमेंट्रीज पे सब गजब का काम कर रहे हैं। वर्तिका जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पे शायद एक बार बात हुई है। लेकिन आपके काम से
भानावत सर के जरिए और वैसे भी आपकी पुस्तकें, आपका काम सब देखता सुनता पढ़ता रहता हूँ। आज का जो विषय है, ये जो हमारे जो पूर्ववर्ती दो वक्ताओं ने बोला, इन आप दोनों लोगों की बातों में ही तमाम सवालों के उत्तर हैं। जैसा पहली बात, राजेश जी ने कहा कि पत्रकारों के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कई बार प्रयास हुए लेकिन कभी बन नहीं पाया। और जब भी इस तरह की बात हुई कि भाई, जैसा सर ने भी अभी कहा कि जब ये उमा खुराना वाला केस हुआ तो बड़े बड़े संपादकों ने कहा कि क्या हमें सरकार बताएगी कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई साल पहले ही बना दिया है और वो लगातार हर साल अपडेट होता है। अब हर 16 नवंबर को उसका अपडेटेड वर्जन, जो नेशनल प्रेस डे होता है, वो जारी होता है। तो उसमें किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, वो ऑलरेडी बना हुआ है। और ये जरूर उसमें एक विषय हो सकता है कि यदि उसकी पालना ना हो तो फिर उस पर किस तरह के दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, वो एक प्रश्न जरूर है। लेकिन दूसरा जो सब्जेक्ट है, टेलीविजन। देखिए, जब टेलीविजन की शुरुआत भारत में हुई थी, खास करके प्राइवेट टेलीविजन की, तो उस समय ये प्राइवेट टेलीविजन की शुरुआत एक केबल नेटवर्क के रूप में हुई। हम सभी जानते हैं कि जब गल्फ वॉर हुआ, बॉम्बे के कुछ होटलों में सीसीटीवी नेटवर्क से सीएनएन के लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाया गया और उसके बाद तमाम एंटरप्राइजिंग लोगों को ये आइडिया आया कि यदि हम इसी तरह की कोई एक डिवाइस अपने घर में रख के और कुछ घरों को केबल से जोड़कर कुछ फिल्म अपने घर में चलाएं तो कुछ तमाम दूसरे लोग भी उस फिल्म को देखें। तो इस तरह से पूरा केबल नेटवर्क शुरू हुआ। लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत 90 के दशक में हो गई थी, शुरुआती सालों में हो गई थी, लेकिन 1994 तक इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। कोई भी केबल नेटवर्क कहीं शुरू कर सकता था और तब पहली बार एक ऑर्डिनेंस के रूप में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस आता है 1993 में। और उसी ऑर्डिनेंस में शक्ति दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कि जो भी व्यक्ति केबल नेटवर्क चलाना चाहे उसको पहले तो एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस वक्त तक कोई ऐसी TRA नाम की संस्था नहीं थी, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन पोस्ट ऑफिस में करना पड़ता था। और साथ ही साथ उसी में, यानी 1993 की बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। 1993 में पहली बार जो प्राइवेट टेलीविजन का पहला कानून भारत देश में 1993 में ऑर्डिनेंस के रूप में आता है, उसके बाद जो रूल्स बनते हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994, उसमें उसी में प्रोग्रामिंग कोड और एडवर्टाइजिंग कोड का जिक्र होता है। यानी हमें 94 में ही बता दिया गया कि जो टीवी पर दिखाना है वो क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन दिखाने हैं वो कैसे दिखाने, कैसे नहीं दिखाने। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो समाचार खबरिया चैनलों का दौर शुरू होता है। 2000 में, दिसंबर 2000 में पहली बार भारत की धरती से अपलिंकिंग का लाइसेंस मिलता है टीवी टुडे लिमिटेड को, और भारत की धरती से अपलिंक करने वाला पहला चैनल 24 घंटे का समाचार चैनल आज तक बनता है। उसके पहले जो चैनल्स चल रहे थे देश में, उनकी अपलिंकिंग के लिए किसी को रशिया जाना पड़ता था, किसी को मॉस्को जाना पड़ता था, किसी को सिंगापुर जाना पड़ता था। टेप्स लेके लोग जाते थे फ्लाइट में, वहां से उसकी अपलिंकिंग होती थी, डाउनलिंकिंग अपने देश में होती थी। तो एक बड़ा टीडियस अफेयर, बहुत एक्सपेंसिव अफेयर था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह फैसला किया कि अब अपलिंकिंग का लाइसेंस भी भारत में लोगों को मिल जाना चाहिए, तो तब उस समय से ही ये फिर, चूंकि 24 घंटे के खबरिया चैनल, और प्रायः जब एथिक्स की बात होती है तो वो टीवी एज अ होल को लेकर नहीं होती है, वो खास करके न्यूज चैनल्स को लेकर होती है। ऐसा माना जाता है, देखने में आता है कि जितनी समस्याएं हैं एथिक्स को लेकर, वो टीवी एज अ होल में शायद उतनी नहीं है, बल्कि न्यूज चैनल्स में ज्यादा है। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनका प्रभाव लोगों पर ज्यादा है, उनको देखते लोग ज्यादा हैं, ये जो भी कारण हो। लेकिन इस तरह का एक परसेप्शन है कि न्यूज चैनल्स में ही एथिक्स को की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं वो ज्यादा उड़ाई जाती हैं। तो इसलिए जब ये प्राइवेट न्यूज चैनल्स का दौर 2000 में शुरू होता है, 2000 से लेकर 2003-4 तक अचानक देश में सैटेलाइट प्राइवेट न्यूज चैनल 24 घंटे की बाढ़ आ जाती है। मतलब इन 3-4 सालों में यहाँ तक कि दूरदर्शन को भी अपना जो एक डीडी मेट्रो चैनल था उसको डीडी न्यूज के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। उसी समय से
ये बात फिर से शुरू होने, क्योंकि हम सब जानते हैं, राजेश जी बहुत वरिष्ठ हैं और वर्तिका जी ने भी मुझसे पहले टीवी में काम किया, हम सब जानते हैं कि ये वो दौर था जब अक्सर ये बात होती थी कि न्यूज चैनल्स पे सांप बिच्छू भूत प्रेत के अलावा आता ही क्या है। और तब से जब इस तरह की बातें होने लगी, अकादमिक मंचों पर इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि न्यूज चैनल्स के कंटेंट में इस तरह की चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं, उसी के बाद से एक संस्था बनती है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। और उस संस्था ने बनने के साथ ही 2007 या 8 में, मुझे एग्जैक्ट उसका वर्ष याद नहीं है, शायद 7 या 8 में जब संस्था बनती है, तो उसी समय उस संस्था ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया कि हमारे जितने भी न्यूज चैनल सदस्य होंगे उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे डिजिटल का विस्तार हुआ, तो पिछले मेरे ख्याल से 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले उस संस्था का नाम बदल के हो गया न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। और उसने जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स थे उनके जो डिजिटल फुटप्रिंट थे, जैसे एबीपी न्यूज ने अपना abp.com शुरू कर दिया, आज तक का कोई चैनल है, कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, तो चूंकि ब्रॉडकास्टर्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी आने लग गए थे, तो इस संस्था को ये जरूरत आन पड़ी, समझ में आई कि डिजिटल फुटप्रिंट्स के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो नाम उसका चेंज होता है संस्था का, और कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स जो इस संस्था ने बना रखा है, ये एक प्राइवेट संस्था है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर्स की संस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो प्रिंट हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, चाहे वो टीवी हो जिसमें प्रोग्रामिंग कोड केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स में, चाहे डिजिटल हो जिसमें न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स, और फाइनली वर्ष 2021 में जो इंटरनेट इंटरमीडियरी गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, यानी सभी माध्यमों पे एथिक्स के कोड आज से नहीं, जब से वो माध्यम शुरू हुए या पल्लवित हुए या फले फूले तब से ही मौजूद है। तो हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि डिजिटल मीडिया के कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोड सबके बने हुए हैं। अच्छा, रही बात टीवी के, जो एनबीडीए है, ये एक प्राइवेट संस्था है, आप ये कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट संस्था है, इसका कोड कौन मानेगा। मान लीजिए मैं एक चैनल हूं, मैं इसका मेंबर हूं, मैंने कोई इस कोड का वायलेशन किया, संस्था ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, तो मैं मेंबरशिप छोड़ दूंगा, तो मेरे ऊपर कोई स्टैट्यूटरी बाउंडेशन नहीं है। इसी चीज को दूर करने के लिए जब केबल रूल्स को अमेंड किया गया 2021 में, तो उसमें इस तरह की सारी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज को एक स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया गया, यानी कि अब कानूनन बाध्य हो गए सारे चैनल जो भी एनबीडीए के मेंबर हैं कि वो उस कोड ऑफ एथिक्स को मानेंगे, और यदि नहीं मानेंगे, चाहे उस कोड ऑफ एथिक्स को, चाहे केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स के प्रोग्रामिंग कोड को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि जो 2021 का अमेंडमेंट है उसमें एक सेक्शन 20 जोड़ा गया है जो ये कहता है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर्स दैट एनी प्रोग्राम ऑफ एनी चैनल is not in conformity with the prescribed program code referred to in section 5 or prescribed advertising code referred to in section 6, it may by order regulate, prohibit the transmission or retransmission of such programs. तो इतनी शक्ति सरकार के पास उन चैनलों को लेकर है जिन्होंने अपना चैनल शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लिया है, और हम सब जानते हैं कि भारत में आप बिना लाइसेंस के न्यूज चैनल नहीं शुरू कर सकते। तो ये सब पर इस तरह का एक जो आचार संहिता है वो बनी हुई है, और अब तो उसको कानूनी रूप से बाध्य भी कर दिया गया है जो 2021 के अमेंडमेंट हुए हैं। बावजूद इसके, मैं कोई सरकार के पक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष एमआईबी सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जारी करती है। वो चाहती तो ये जो 12 उदाहरण दिए गए थे, जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में एडवाइजरी जारी हुई थी, जो 12 उदाहरण थे, ऋषभ पंत किस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, जो मूसावाला की किस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, रोड एक्सीडेंट्स की किस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, उन सबको, उन सारे के सारे चैनल्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ब्लॉक कर सकता था। ये कानूनी शक्ति है मंत्रालय के पास इस अमेंडमेंट के तहत। बावजूद इसके, क्योंकि सरकार की मंशा है सेल्फ रेगुलेशन की सारे माध्यमों में, और इसी एक अमेंडमेंट में यह भी कहा गया है कि भाई टीवी का जो, यदि कोई टीवी चैनल प्रोग्रामिंग कोड को नहीं मानता है या सरकार के द्वारा बनाए गए डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को नहीं मानता है, तो एक दर्शक के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो वहां पर तीनों माध्यमों में
प्रेस काउंसिल में तो अभी नहीं है प्रिंट में, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में और डिजिटल में दोनों में 3 टियर रिड्रेसल ग्रीवांस मैकेनिज्म बना दिया गया है कि पहला लेवल है चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेट करे, खुद देखे कि हम इन कोड्स का वायलेशन नहीं करें। यदि आपने वायलेशन किया है तो पहले मैं उन चैनलों को लिखूं कि साहब आपने वायलेशन किया है, कृपया इसमें सुधार करें। दूसरा, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, इन ब्रॉडकास्टर्स की या डिजिटल पब्लिशर्स की एक संस्था हो जो उनकी खुद की स्वयं की संस्था हो, सरकार का कोई उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा, खुद की संस्था होगी, वो उसके पास वो जाए, वो कहे कि साहब ये सेल्फ रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और यदि उस लेवल पे भी आपकी ग्रीवांस एड्रेस नहीं हो सकती है, तब जाकर तीसरे लेवल पे जो सरकार है वो उसमें पिक्चर में आती है, और वहां पर एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, यदि डिजिटल की बात होती है या ब्रॉडकास्टिंग की बात होती है तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसमें एमआईबी के सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन होंगे, वो सुनेंगे और वहां देखा जाएगा कि यदि प्रोग्रामिंग कोड का वायलेशन हुआ है या इन एथिक्स कोड्स का वायलेशन हुआ है तो इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जानी चाहिए। तो सरकार के पास शक्तियां तमाम हैं, लेकिन जो आपने शुरू में बादल जी ने कहा कि मीडिया ये कैसे मान ले कि हम किस तरह हमारा आचार विचार हो, ये सरकार तय करे। तो बावजूद इसके 1994 में कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के, प्रोग्रामिंग कोड बनाने के बाद, केबल रूल्स को अमेंड करने के बाद, डिजिटल एथिक्स कोड बनाने के बावजूद सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी करती है, और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में, क्योंकि ये जो 3 टियर ग्रीवांस मैकेनिज्म है, इसमें एक इमरजेंसी पावर जो 3rd लेवल की कमेटी है, जिसको हम इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कहते हैं, उस कानून में उसको ओवरसाइट मैकेनिज्म कहा गया है, वो तीसरे लेवल पे एक जो संस्था है उसके पास एक इमरजेंसी पावर है। क्योंकि मान लीजिए चैनल कुछ ऐसा दिखा रहा है जो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है, मैं चिट्ठियां लिखूंगा, कंप्लेंट करूंगा, उस पर शिकायत होगी, तब तक तो नुकसान जो होना है हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में जहां इमीडिएटली कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, वहां पर वो ओवरसाइट मैकेनिज्म में इमरजेंसी पावर्स है, और उसी इमरजेंसी पावर के तहत अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई है, ये उसी ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत लगाई गई है। मैं नहीं कहता कि वो रोक सही है गलत है, लेकिन हम उस मैकेनिज्म को समझने की बात कर रहे हैं। तो सारे माध्यमों पे कोड ऑफ एथिक्स मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है सर, और बादल जी आप कह रहे थे कि पाठ्यक्रमों में, हर पाठ्यक्रम में, मतलब जितने पाठ्यक्रम मैंने देखे, मैं चूंकि अभी अकादमिक क्षेत्र में बहुत पुराना नहीं हूं, वर्तिका जी बेहतर जानती होंगी मुझसे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि हर जर्नलिज्म के कोर्स में मीडिया लॉस और एथिक्स का एक पेपर होता है, जहां पर ये सारे एथिकल कोड्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये है कि आप न्यूज रूम्स में चले जाइए और किसी से पूछिए भैया नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट देखा है, सुना है कभी? किसी ने नहीं सुना। कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड सुना है क्या? किसी ने नहीं सुना। क्या संपादक, क्या रिपोर्टर, ऊपर से नीचे तक पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। तो कोड्स तो हैं, लेकिन उन कोड्स को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। और देखिए, प्रोग्रामिंग कोड जब बना 94 में, उसने पहली लाइन में लिखा कि प्रोग्रामिंग कोड हर उस चीज को मानेगा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कोड में होगा। यानी जो प्रेस काउंसिल का कोड था उसको ही बिल्ड किया ऊपर, उसके ही ऊपर। इसी तरह जब 2021 में डिजिटल एथिक्स कोड आता है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, वो कहता है कि जो प्रोग्रामिंग, जो नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट है प्रिंट का, जो ब्रॉडकास्टिंग का कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स है, उसको मानते हुए प्लस 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 ये चीजें और जुड़ेंगी। तो जो हमारे पुराने कोड्स हैं उनको सब सारे उनके जो बाद के कोड्स बने, उन्होंने सिर्फ कंसोलिडेट किया है। इसके अलावा कुछ संस्थानों के भी अपने कोड होते हैं। जैसे जिन 2 संस्थानों का जिक्र भानावत सर ने मेरे परिचय में किया, टाइम्स नाउ और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों में जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं, हमारा ओरिएंटेशन होता है, तो हमें एक एथिक्स कोड दिया जाता है। लेकिन मैं जब 6 वर्ष तक राजस्थान के हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय प्रभार के तौर पे रहा, तो मेरे न्यूज रूम में किसी ने भी उस कोड को नहीं पढ़ा था। जो स्टाइल शीट्स होती हैं अखबारों की, उसको ही पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स कहां से पढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि एथिक्स वही है जो कोडिफाइड हो। यदि कोडिफाइड नहीं है तो मोरालिटी हो सकती है, लेकिन एथिक्स नहीं हो सकता। तो हर जगह कोड्स बने हुए हैं, कोड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास शक्तियां हैं, सरकार यदि चाहे तो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उन पे कार्रवाइयां कर सकती है। बावजूद इसके सिर्फ एडवाइजरीज जारी होती हैं, बार बार उनको रिमाइंड कराया जाता है। ये जिस
एडवाइजरी की चर्चा कर रहे थे, ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे याद है जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था और जिस तरह से टीवी चैनल्स उसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो उस समय भी एक एडवाइजरी जारी हुई थी सरकार की तरफ से, और उसने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग में अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों के उपयोग पर हमें बहुत आपत्ति है। लेकिन सिर्फ परामर्श ये दिया कि भाई इस तरह की चीजें मत कीजिए, जो प्रोग्रामिंग कोड बना हुआ है उसको फॉलो कीजिए। इसी समय जिस समय यूक्रेन वाला वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी समय उत्तर पश्चिम दिल्ली में तमाम घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय भी, और खास करके कुछ घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज चलाकर दर्शकों को भड़काने के इरादे से इस तरह की सुर्खियां बनाई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये MIB की जो एडवाइजरी उस समय जारी हुई थी पिछले वर्ष, उसका ये था। तो इस तरह की समय समय पर सरकार को, चैनलों को और अब आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये याद दिलाना पड़ता है कि भैया कोड बना हुआ है, आज से नहीं 94 से बना हुआ है, इसको फॉलो कीजिए। और अभी तक ये जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है टीवी की और डिजिटल की, उसके पास कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन 2021 के बाद उसके पास कानूनी शक्ति भी आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, क्योंकि इतने वर्षों से भारत में प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल की शुरुआत 2000 में होती है, हम 23 साल पुरानी बात कर रहे हैं। केबल टेलीविजन 1994 में बनता है, लगभग 30 वर्ष पुरानी बात। तो जब इतने वर्षों में जब नहीं सुधरे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई और तरीका बचा नहीं है सिवाय इसके कि चाबुक चलाया जाए। जो सरकार को शक्ति मिली हुई है ट्रांसमिशन रोकने की, चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल करने की या रीट्रांसमिशन रोकने की, इनका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है समय मैंने काफी ले लिया, के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने इस चर्चा को थोड़ा सा एक अलग मोड़ दिया और इसको रेखांकित किया कि हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं और सरकार के पास शक्तियां हैं, आवश्यकता है उनकी क्रियान्विति की। वो क्रियान्विति करने, वो पहल कौन करे? वो भी आपका कहना है कि सरकारें नहीं चाहती कि मीडिया के साथ पूरी की पूरी एक वॉर शुरू हो जाए। BBC की डॉक्यूमेंट्री रोकी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब जैसे ये स्थितियां आती हैं कि हम कानून बनाते हैं, क्रियान्वित करेंगे, तो फिर वो न्यायालय में चीजें जाएंगी और एक फिर लंबी बहस शुरू हो जाएगी। तो अब चुनौती यही है कि वो किस तरह से एक एमिकेबली ढंग से, सद्भावपूर्ण तरीके से हम इनको लागू करें। और स्वयं आपने एक बहुत गंभीर बात कही है कि जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी इनसे अपरिचित हैं, तो कैसे उनको सेंसिटाइज किया जाए, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो शायद इस तरह के भी जो वर्कशॉप्स और जिस तरह से अपने एकेडमिक्स में होते हैं, तो शायद संपादकों के और जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी इस तरह से रिफ्रेशर कोर्सेज इन एथिक्स को लेकर के, जो बादल जी ने बात कही थी कोर्सेज की, अपन उससे एक और आगे जाएं कि उस तरह के हम वर्कशॉप्स और ये लगाएं जहां उनको भी सेंसिटाइज किया जा सके। आपने बहुत सारे उदाहरण देकर के बताया कि आवश्यकता है कि हम किस तरह से उन्हें क्रियान्वित करें। ये ठीक है कि जैसे प्रेस काउंसिल की आपने बात कही, उसकी लीगल सेंटिटी शायद अभी तक नहीं है। और बादल जी जिस कमेटी की बात कर रहे थे, तो मैं उनका वो पढ़ रहा था, मिस्टर मीडिया वाला, तो शायद आपने उन कोर्सेज में मिनिमम एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया की बात कही थी कि जो अखबारों में जा रहे हैं उनके लिए क्या कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए। ये कमेटी मेरे ख्याल काटजू साहब के समय भी बनी थी और एक बार फिर बनी है, जिसमें आप और एक दिन प्रकाश दुबे जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया था कि इस तरह की एक समिति बनी है। तो शायद इस दिशा में काम होता है। जब ये पाठ्यक्रमों की अनिवार्यता लागू हो जाएगी तब शायद उस तरह के संकट न रहे। उसमें एक बात और भी थी, अभी डॉक्टर गोस्वामी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन अब प्रेस काउंसिल, देखिए सरकार सीधे तौर पर अगर कोई हस्तक्षेप करेगी तो शायद पत्रकारिता उसको स्वीकार ना करे, इसलिए प्रेस काउंसिल या इस तरह की अन्य संस्थाओं को आगे लाने की बात होती है। हम लोग कई वर्षों से मीडिया काउंसिल की बात कर रहे हैं। मुश्किल यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के लिए तो काम करती है, लेकिन टेलीविजन मीडिया, अगर जब जैसे कि राकेश जी ने अभी जिक्र किया कि टेलीविजन मीडियम के वजह से कई बार बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि देखा हुआ जो चीज है पर्दे पर वो ज्यादा असर करता है। मैं दो उदाहरण 1 मिनट में बात करके अपनी खत्म करूंगा कि देखिए, एक आपको याद होगा जब मुंबई में ताज का हमला हुआ था, तो एक चैनल ने लगातार उसको लाइव दिखाया था और फिर कहीं दूर जो आतंकवादी बैठे हुए थे, इस देश के नहीं थे, बाहर थे कहीं, और उन्होंने उस लाइव को देख के
अपने सहयोगियों को सैटेलाइट फोन से इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो उस समय बड़ी निंदा हुई थी कि ये कैसे भारतीय चैनल हैं जो अपने देश का और राष्ट्रीय हित भी नहीं देख पाते, लेकिन उस चैनल के खिलाफ कोई, अगर ये नियम थे और कानून थे तो उस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रहित से बड़ा कोई बड़ा हित हो नहीं सकता। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 20-25 साल पहले की बात है, एक प्रदेश में दंगे भड़के और सांप्रदायिक दंगे थे, तनाव था, और वो पड़ोसी राज्य में भी उसका असर आया और कुछ एक जिले तक उसका असर फैल गया और कुछ उसमें मौतें हुई। तो मैं उस समय ब्यूरो चीफ था और मैंने उस समय, मेरे पास रात को 2:30-3 बजे खबर आई कि ये है। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं सुबह 7 बजे के बुलेटिन में अगर ये खबर लगाता हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि उस एक जिले से पड़ोसी राज्य के 20 जिलों में वो हिंसा फैल जाती, निश्चित रूप से फैल जाती कि इतनी लाशें बरामद हुई हैं, मिल गई हैं, फैल गई हैं और ये हिंसा फैल रही। मैंने अपने स्तर पर उस खबर को रोकने का फैसला किया और मैंने उस खबर को नहीं दिखाया। बाद में चैनल के प्रधान संपादक, मैनेजिंग एडिटर, मालिक तक ने कहा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैंने कहा मैं अपने स्तर पर नहीं दिखाऊंगा, और मेरी बात सच मानकर उस चैनल ने जो वो खबर बिल्कुल नहीं दिखाई। 1-2 चैनलों ने दिखाई, लेकिन बाकी चैनल भी, जो होड़ की बात आप अभी आई थी, उस होड़ के चलते नहीं गए और इस तरह से एक समाज के हित में एक बड़ी शायद कुछ होता तो वो बच गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात है वो है, लेकिन अगर आपके पाठ्यक्रमों में भी है, लेकिन न्यूज रूम में अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लोग नहीं जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? अब एक एक हुई थी कि एक पंडित जी ने कह दिया था, बैतूल के कुंजी लाल जी ने, कि मैं इस तारीख को मर जाऊंगा। तो उसी न्यूज रूम में बैठे लोगों ने अंधविश्वास को बढ़ाते हुए सारे चैनलों ने अपनी ओबी भेज दी। पंडित जी उस तारीख को मरे नहीं, और जब मरे नहीं तो उस पहले चैनल की किरकिरी हुई जिसने ये खबर ब्रेक की थी। वो पंडित जी की पत्नी के पास गया और कहा कि आप ये बोलिए कि देखिए करवा चौथ है आज, तो करवा चौथ के कारण सत्यवान सावित्री की तरह, जैसे सावित्री ने सत्यवान को मौत से बचाया था, और उस तरह से हम बचा लाए। तो अब हम ये भी करते हैं कि अपनी गलतियों और अंधविश्वासों को बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह की हरकतें भी करते हैं। तो अब अगर न्यूज रूम में ऐसे लोग हैं, या जो अब, क्योंकि 20 वर्षों से सारे मीडिया एजुकेशन में ट्रेंड ग्रेजुएट ही हम लोग चैनलों में ले रहे हैं, अब बाहर से भर्तियां आप नहीं करते, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो इसका अर्थ ये है कि जो पाठ्यक्रम वो परीक्षा पास करने के लिए पास करते हैं, उत्तीर्ण करते हैं, वो व्यवहार तौर पर न्यूज रूम में अमल में नहीं लाते। चिंता हमें इसकी करनी चाहिए। जी, मुझे लगता है एक चीज सर, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रही हूँ। वर्तिका जी एक सेकंड लूंगा बस। सर, आपने जो मुंबई अटैक की बात की थी, तो ये जो प्रोग्रामिंग कोड बना हुआ है, ये चूंकि 1994 में बना, तो किसी को पता नहीं था कि इस तरह की कोई कभी परिस्थिति बन सकती। इसीलिए ये घटना तो हुई 2008 में, लेकिन 2025 में इसमें कई बार इस कोड में अलग अलग समय पर संशोधन किए गए हैं। और 2015 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसमें यही कहा गया था कि कोई टीवी चैनल किसी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं कर सकता और सिर्फ किसी समुचित अधिकारी की मीडिया ब्रीफिंग ही चला सकता है। तो इस तरह की चीजें उसमें समय समय पर अमेंड होती रहती हैं। नहीं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात ये कह रहा हूं कि राष्ट्रहित में हम एक, मान लीजिए, चलिए मीडिया में ना पढ़े वो कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या हम राष्ट्रहित में नहीं सोचते? क्या एक पत्रकार के रूप में जो वहां बैठा है, जो ये तय करता है कि अब इसको दिखाओ लाइव, तो उसका लाइव को पर दिखाने पर उसका असर क्या हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं कि एक बुनियादी जागरूकता तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए ना। जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाह रही हूँ कि जब इस तरह का एक्शन होता है जर्नलिस्ट के खिलाफ या चैनल के खिलाफ, वो बिल्कुल भी पब्लिसाइज नहीं होता। मतलब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को जब ये बताया जाता है कि एक्शन भी होता है, तो कई बार उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसे कहीं देखा नहीं है। जब अपनी जर्नलिज्म, जहां से पत्रकारिता के अलग अलग न्यूज चैनल जहाँ काम कर रहे हैं, जब चैनल पर कोई एक्शन होता है, एक तो पीसीआई वैसे भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, टूथलेस है, लेकिन कभी कभार जो एक्शन हो रहा है वो भी थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है, ताकि लोगों को ये समझ में जरूर आए कि जो कुछ करोगे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि समाज में अपराध भले ही कम हो जाए, लेकिन जेलें बंद नहीं होती। जेल का होना इस बात की गारंटी देता है कि अपराध करने वाला जेल पहुंच सकता है, और बहुत बार पहुंचता है।
यहाँ होता क्या है, अपराध करने के बाद कोई माफी तक नहीं मांगता। वो जमाने चले गए जब अगले दिन एक अखबार में लिखा हुआ आता था कि हम ये माफी चाहते हैं, कल जो खबर छपी थी उसमें ये गलती थी। अब माफी नहीं मांगी जाती, और वो बात ठीक है कि करवा चौथ के बहाने कह दिया जाता है कि जान इसलिए बच गई क्योंकि करवा चौथ का व्रत था। आप सबको याद होगा कि पटियाला में जब एक इंसान ने ये कहा था कि वो आज अपने आप को आग लगाने वाला है, और उसने टाइम दिया था 2 या 3 बजे, और मीडिया पहुंच गया, और फिर मीडिया इंस्टिगेट करने लगा कि अब आप अपने आप को आग लगा लीजिए क्योंकि अब हम आ गए, हमें लाइव करना है। और आखिरकार उस इंसान ने वाकई अपने आप को आग लगा दी, और उस जलते हुए इंसान की शॉट्स को मीडिया ने दिखाया। और जो जर्नलिस्ट दिखा रहे थे, असल में नियम हो या ना हो, इंसान जैसा होता है वो वैसा ही होता है। इसलिए अगर वो जर्नलिस्ट जो इसे कवर कर रहे थे, उनके अंदर का शैतान इतना बड़ा था कि उनका पत्रकार छोटा हो गया। और जब शैतान बड़ा हो जाए तब कानून का सख्त होना जरूरी है। बिल्कुल जी, मुझे लगता है ये बड़ा गंभीर विषय है। कानूनी, मनोवैज्ञानिक, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय हित, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी हमारे साथ करीब 44 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। जैसा मैंने कहा कि मीडिया सेक्शन से भी हैं और मीडिया से भी हैं। अभी इस विंडो में मुझे दिख रहे हैं इंडिया टीवी के सुधाकर शुक्ला जी। तो आप में से जो भी कुछ कोई अपने अनुभव या सवाल या टिप्पणियां हो तो वो आमंत्रित है। कोई भी हमारे मित्र अपनी बात कहना चाहे, वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें, और अपनी कोई टिप्पणी हो संक्षेप में या कोई सवाल हो, कोई अपने अनुभव हो, वो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि बात विद्यार्थियों से लेकर के पत्रकारों तक चली है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। मेरे ख्याल सोनू मुझे दिख रहे हैं, जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ओमेंद्र कुमार जी मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी कोई अपनी बात कहना चाहे तो मुझे लगता है चर्चा थोड़ा सार्थक मोड़ ले पाएगी। ओमेंद्र जी कुछ कहें आप? आप माइक आपका अनम्यूट कीजिए पहले। जी सर, जी। बहुत ही सार्थक चर्चा। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ साहब, आ रही है। पहले थोड़ा परिचय भी दीजिए अपना। सर, मैं डॉक्टर ओमेंद्र कुमार, मैंने लगभग 35 साल पत्रकारिता की है और थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। और सर, वो जो अभी आप बात कह रहे थे, मैं एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। मैं जागरण में था और प्रादेशिक डेस्क में था, तो उरई कालपी में एक घटना हुई जिसमें कि एक हिंदू और एक मुसलमान में आपस में कुछ झगड़ा हुआ था। वो दोनों ही एक थोड़ा सा गुंडा एलिमेंट टाइप के थे, बदमाश टाइप के लोग थे। तो वो झगड़े की खबर वो बाकी सारे अखबारों ने छाप दी कि 2 संप्रदायों में आपस में झगड़ा, ठीक है ना। तो मैंने उस पर लगाया कि वो 2 बदमाश थे और उनके आपस में झगड़ा हुआ इस तरह का। नहीं तो मुझे दूसरे दिन बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मतलब बुलाया गया। संदीप भैया जो हमारे मैनेजिंग एडिटर थे, बोले ओमेन जी आपने तो खबर बिल्कुल चौपट कर दी, ये क्या किया आपने? वो तो सारे अमर उजाला बाकी सारे अखबारों ने लिखा है 2 संप्रदायों के बीच में झगड़ा, तो सांप्रदायिक तनाव। तो मैंने कहा सर, सांप्रदायिक तनाव वाली ये कोई बात ही नहीं है। वहां पे एक हिंदू एक मुसलमान है, दोनों गुंडा एलिमेंट थे, बदमाश टाइप के लोग हैं, उनका आपस में रंजिश थी और उनको लेके झगड़ा हुआ। तो सर वो बिल्कुल सही बात है। असल में है क्या कि देखिए, जब तक मालिकों की थोड़ी सी सोच नहीं बदलेगी, और वो नहीं बदलने वाली है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतने सालों के अनुभव में देखा कि वो मालिकों का अपना वो है कि नजरिया है कि उनको पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। और वो आपने अभी जो जिक्र कर रहे थे आपकी प्रमोशनल खबरें, उस पर भी हम लोगों पे दबाव काफी पड़ता था, उस दबाव को भी काफी झेला है। तो सर स्थितियां बहुत बदल गई, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा ये लग रहा है कि देखिए कम से कम पूरी एक इसमें अपने एक कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन सारे मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है कि ये सामाजिक हम लोगों के जो एक मानवीय मूल्य हैं वो जीवित रहना चाहिए, वरना इंसानियत फिर क्या रहेगा? इंसानियत फिर इंसान कहना ही बेकार होगा। आप सही कह रहे हो ओमेंद्र जी। जो लोग पत्रकारिता में काम कर रहे हैं वो भी जब आलोचनात्मक ढंग से चीजों को देखेंगे जी, तो शायद कहीं उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जी जी जी। कोई और मित्र? कोई और नहीं बोलना चाहते हैं कोई? क्योंकि अभी डॉक्टर पृथ्वी ने मुझे बताया 316 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जैसा हमारी परंपरा है इस पूरी चर्चा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और उसके बाद अभी जो 70 इन वेबिनार्स में जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उन सबके ईमेल, हमने उनका एक ईमेल बैंक बना लिया है। करीब 2200-2300 के आसपास वो एड्रेसेस हैं, उन सबको हम ईमेल शेयर करते हैं।
और कुछ मित्रों ने चैट बॉक्स में लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। तो एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है जिसमें करीब 150 लोग हैं। तो जो भी कोई लोग जुड़ना चाहें, या तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे जो हमारे हर उस पे है, पोस्टर पे है, उस पे भेज सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी आप नंबर देंगे तो हम लोग आपको उस ग्रुप के साथ जोड़ लेंगे। और बाकी पर्सनली हम ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट में रहते ही हैं, सूचना दे देते हैं, तो सूचना मुझे लगता है मिल जाती होगी। ये जो चर्चा है, जो मैंने आपसे कहा कि हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से भेजते हैं, तो आपसे इतनी सी अपेक्षा है कि इस शेयर करें, इसको आप अपने कमेंट करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, और सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी आप इसको अपनी समय की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण नहीं जुड़ सके हो, तो कम से कम आप अपनी सुविधा से इस पूरी चर्चा को देख सुन सकते हैं। तो कम से कम, और जब भी समय मिले तो ये चर्चाएं जीवंत बनी रहेंगी और हम इस विचार को आगे और फैला पाएंगे, और जो हमारे मित्र लोग हैं वो कहीं और गंभीरता से इस पे, क्योंकि ये जो वैचारिक निवेश है, जैसा हमारे तीनों वक्ताओं ने कहा, ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये पीढ़ियां लगती हैं तैयार करने में। तो ये विचार यात्रा है, एक शैक्षिक आंदोलन है। उसमें हम चाहते हैं कि कोविड ने बहुत सारे, मैं अक्सर कहता हूं कि कोविड ने हमको बहुत तकलीफें दी है, लेकिन ये एक वैकल्पिक माध्यम भी दिया है। हम पहले फिजिकल वर्कशॉप्स करते थे, सेमिनार करते थे, तो वो सारी चर्चा 15, 20, 25, 30, 40 लोगों तक सिमट जाती थी। लेकिन आज हम देश के विभिन्न मंचों पर विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, अपने विचार शेयर कर रहे हैं, और इसको रिकॉर्ड करके भविष्य के लिए भी सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अभियान बले आंदोलन, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो कोई और मित्र किन्हीं को, क्योंकि विचार से चीज आगे बढ़ेगी, कुछ शेयर करना चाहे तो बताइए, नहीं तो आभार प्रदर्शन के साथ हमसे समाप्त करेंगे। लल्लूलाल मीणा जी मुझे दिख रहे हैं, कुछ बोलना? हाँ सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मीणा जी, अपना परिचय दें। सर, आप सभी गुणीजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आपका। और मैडम ने जो लोकप्रियता और सम्मान को जिस तरह से परिभाषित किया है, वो बहुत ही अच्छा है। आज के जो मीडिया कर्मी है, अगर इस बात को समझ लें तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपने जो ये मंच प्रदान किया है, हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीजें हमको सीखने को मिल रही है। इसलिए सर, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और जितने भी आज विद्वान जो गुणीजन अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अनुरोध है मेरा, सर एक अनुरोध है कि जी? एक अनुरोध है सर, मेरी आवाज जी आ सर। रही है ना सर? जी, कि जो भी हम लोग ग्रुप में हैं आज, मतलब सॉरी, जो इस पर पार्टिसिपेंट हैं, हम लोगों ने अपना नंबर भी डाला है। तो सर हम लोग को कोई ग्रुप में, ताकि हम लोग सारे लोग एक उसमें जुड़े रहें और हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहें। और दूसरा सर सुझाव ये कि इसमें कुछ युवाओं को भी, देखिए हम लोग, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग 50+ वाले लोग हैं। उसमें देखिए है क्या कि ये सारा दरमोदार जो है, अब जो एक कुछ बदलाव का या उसका परिवर्तन का, वो युवाओं पर है। तो मेरे ख्याल से कुछ हम लोगों को ऐसी कोशिश, और एक बात कहने में मुझे बहुत संकोच नहीं हो रहा है कतई, कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से थोड़ा सा विमुख हो रही है। अपना कैरियर, वो बाकी चीजों को लेके थोड़ा सा है, ठीक है, अच्छी बात है, कैरियर के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन मूल्यों की रक्षा भी करनी चाहिए। तो सर युवाओं को थोड़ा सा जोड़ा जाए और हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। बिल्कुल, जिनके नंबर इसमें आए हैं तो मैं उनको ऐड कर लूंगा जी। और मेरे ख्याल किन्हीं के माइक यदि खुले हैं तो वो उसको बंद कर लें, हाँ, ताकि आवाज गूंजे नहीं। और जहां तक युवाओं की बात है, हमारी कोशिश है, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ये भेजता हूँ, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें भेजता हूँ, और अब देखिए कितना अनुरोध करने के बाद भी बहुत सारे युवा हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चुनौती है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें समय लगता है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मैं जरा से एक बात और कह दूं। मैं बात लल्लूलाल जी के संदर्भ में कह रहा था। विविध भारती बॉम्बे में बहुत लंबे समय तक आपने एक अनाउंसर के रूप में काम किया है, और 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे है, तो 12 फरवरी को जो हमारा कार्यक्रम है, वेबिनार है, वो हम वर्ल्ड रेडियो डे पे ही कर रहे हैं। हालांकि थीम तो रेडियो इन पीस है, लेकिन हमने जनरल रखा है रेडियो देन एंड नाउ। उसमें लल्लूलाल जी भी हैं और विविध भारती के बहुत पुराने एंकर हैं कमल शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त हो गए, वो हमारे साथ होंगे। और आकाशवाणी दिल्ली के डायरेक्टर रहे डीडी जी लक्ष्मी शंकर जी वाजपेयी, जो बहुत अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ होंगे सुबह 11:30 बजे। तो उसके जो लिंक वगैरह है मैं शेयर कर ही दूंगा।
शायद डॉक्टर रजनी यादव कुछ कहना चाहती हैं। आप इग्नू की पीएचडी स्कॉलर हैं और अभी अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रजनी यादव। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार। मैंने ये सुना, काफी लाभदायक रहा हम लोगों के लिए। पर कुल जो निचोड़ निकला कि हम निर्भीक पत्रकारिता की बात करते हैं या अपने मूल्यों की बात करते हैं, तो सर उसमें कहीं ना कहीं ये चीज भी तो निकल के आती है कि अल्टीमेटली हमको सरवाइव करना है और मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं आ सकता है एक ये जो युवा पत्रकार है। तो जब कहते हैं कि हमें अपने मूल्यों की बात रखनी है, हमें अपनी निर्भीकता सामने लानी है, हमें अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको प्रेजेंट करना है, सत्य दिखाना है, कॉन्सेप्ट्स जो और फैक्ट्स है उनको क्लियरली प्रेजेंट करना है, तो फिर अगर हम अपनी जो पत्रकारिता जो ऑन ग्राउंड है वो कर रहे हैं, तो जो हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट बैठा है कहीं ना कहीं वो भी तो एक रस्सी से हमें बांधे हुए है। हाँ राजेश जी, या कौन जवाब देंगे सर? देखिए डॉक्टर रजनी जी, ऐसा है कि दबाव आप अपने ऊपर खुद ओढ़ते हैं। अगर ऐसा हमें लगता है, देखिए हमें तो जो हमारे सिखाने वालों ने यही बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये नौकरी छोड़ देंगे तो भूखों मर जाएंगे, तो फिर कृपया करके जो है आप उस दिशा में सोचिए। और अगर अन्यथा आपको किसी दबाव के आगे कोई भी कुर्बानी देना पड़े, आप उससे मत झिझकिए। ये बहुत ही हम लोग, और मैंने एक बार नहीं, मैं तो कई बार ऐसा मैंने किया है, और मैं हरदम नौकरी छोड़ने के बाद या उससे टकराया हूं और जीता हूं। अब लंबी कहानी है वो तो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम खुद अपने आप को दबाव में न डालें। राजेंद्र माथुर एक बात कहते थे, जब वो चूंकि प्रोफेसर थे पहले वो, और जब पत्रकारिता में आए और संपादक बने तो बीबीसी ने उनसे एक सवाल किया था कि आप इतना घनघोर दबाव कैसे स्वीकार कर पाते हैं। तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि उनके जमाने में यूनिवर्सिटीज की कॉपियां मूल्यांकन के लिए भेजी जाती थी, और उस समय स्टूडेंट्स बहुत सारे सिफारिश लगाने के लिए कि जिसके पास कॉपी जा रही हैं वो उस प्रोफेसर का या टीचर का पता लगाते थे और फिर उसके पास तरह तरह की सिफारिशें लगाते थे। तो हो सकता है शायद किसी को कामयाबी मिल जाती हो, लेकिन राजेंद्र माथुर जी ने उत्तर ये दिया कि अगर उनको ये पता लग जाए छात्रों का कि ये प्रोफेसर पागल है और नंबर बढ़ाने की जगह नंबर काट देगा, कम कर देगा, तो फिर कभी दबाव नहीं आता। तो काश अगर हमारे सारे पत्रकार इस तरह सोचने लग जाएं तो फिर कोई मैनेजमेंट का दबाव, किसी संपादक का दबाव नहीं आएगा। हम झुकते हैं इसलिए सामने वाला आपको झुकाता है। आप झुकना बंद कर देंगे, सामने वाला नहीं झुकाएगा। जी। और कई बार दबाव होता ही नहीं है, हम मानसिक तौर पर ही मान लेते हैं हम अपने आप, ठीक कहा आपने वर्तिका जी, हम अपने दबाव को स्वीकार कर लेते हैं। अब आजकल 10 वर्षों से या 15 वर्षों से मैं कह सकता हूं कि हमारे पत्रकारिता में जो आपने लोकप्रियता की बात हमारे एंकर्स में और बहुत सारे पत्रकारों की बात कही है, हमारे अपने स्वार्थ भी होते हैं जो हमको झुकाते हैं। हम राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, हम राज्यसभा या हम किसी अपने कारोबारी लाइसेंस चाहते हैं, कोई हम धंधा करना चाहते हैं, तो हम उसमें फेवर कर लेना चाहते हैं अपने राजनेताओं से। अपने स्वार्थों के आगे अगर आप जाएंगे और उसको फिर आप प्रोफेशनल दबाव कहेंगे, वो मुझे लगता है कि अनुचित है, जायज नहीं है। जी सर। हाँ साहब, और कोई टिप्पणी या सवाल? आशीष सर मेरा, हाँ, पहले अपना नाम और परिचय बताइए, कौन बोल रहे? मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ISM पटना में, और मेरा बस एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे जो नॉन एकेडमिक फ्रेंड्स हैं वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि तुमने कभी जर्नलिज्म क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो जितने भी जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई या बात हुई, उनसे मुझे ये पता चला कि जर्नलिज्म जो है आप जैसा सोचते हो ग्लैमर से भरा या ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वहां पर आपको जो एथिक्स पढ़ाया जाता है उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करने नहीं दिया जाता। आप जैसे जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो मुझे लगा क्यों नहीं एकेडमिक्स में ही जाकर जो नए बच्चे हैं उनको ये एथिक्स समझाया जाए और उनको समझाया जाए कि किस तरीके से जर्नलिज्म की जानी चाहिए। तो इसके वजह से ही मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन किया और मीडिया नहीं ज्वाइन किया। ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस था, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है। और कोई? आशीष, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हेलो जी, प्रणाम सर। आशीष रंजन सीतामढ़ी बिहार से सर, पत्रकारिता छात्र, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हूँ। आज का वेबिनार सर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ काफी कुछ सीखने को भी मिला
और तमन्ना जो था वो राकेश गोस्वामी सर के सुनने की वो भी पूरा हो गया। और मैंने सर बराबर फेसबुक पे भी इसका शेयर करता रहता हूँ और इसके हर वेबिनार में जुड़ता रहता हूँ। और हमारे मित्र सोनू कुमार जी भी जुड़े हुए हैं और वो भी बराबर वेबिनार सेमिनार में जुड़ते रहते हैं सर। और सर मेरा प्रश्न ये था कि सर कितने अभी जो पत्रकार हैं, एक प्रभात खबर के पत्रकार से हम लोगों की चर्चा हुई थी, तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं एक नीचा जो है सर वो दिखाने का जो है वो कर रहे थे कोशिश। तो सर क्या पत्रकारिता करना खराब बात है? जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद इस फील्ड में उतरेंगे तो पत्रकारिता करना सर अभी के वर्तमान समय में खराब है या फिर सर अच्छा बात है? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी जो भी राजेश जी ने कही थी कि ज्यादातर लोग जर्नलिज्म में अब इसलिए जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इससे बड़ा अच्छा पैसा मिलेगा और रातों रात पॉपुलर होंगे। अगर इसलिए जर्नलिज्म में जाना है तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करके जो जर्नलिज्म बचा भी है वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी अंतिम यात्रा हमें को निकालनी पड़ेगी। अगर पॉपुलर होने के लिए ही पत्रकार बनना होता तो इस देश को आजादी नहीं मिली होती। महात्मा गांधी इस देश को आजाद नहीं करवा पाते, भगत सिंह नहीं करवा पाते। उन सब ने एक जुझारू तरीके से और सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर नहीं, अपनी कलम के साथ भी जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए थी उसकी जो स्याही थी उसमें ईमानदारी थी। अब आज जो पत्रकारिता की डेफिनेशन दिख रही है वो ये है कि 2-4 दिन में एंकर बनते ही आप रातों रात पॉपुलर, और बस वहीं पर समस्या शुरू होती है। पत्रकारिता के बहुत सारे आयाम हैं। बहुत से लोग वीडियो एडिटर के तौर पर काम करते हैं, कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, कोई कैमरा पर्सन होता है, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। और हम सोचते हैं पत्रकारिता वही है जो टीवी पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो हमें जो अपने आप की एक मीडिया लिटरेसी है कि हम पत्रकारिता में क्यों जाना चाहते हैं वो तय कर लें, और सबसे पहले हम ये तय कर लें कि हम पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं जा रहे। ये सुनने में बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच है कि जब हम अपने आप को इस लालच से ऊपर उठाएंगे तब हम कर पाएंगे पत्रकारिता। लेकिन अगर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें राज्यसभा की वाकई सीट चाहिए, और बहुत सारे लोग असल में राज्यसभा की सीट की उस लॉलीपॉप के चक्कर में ही पत्रकारिता की स्थिति को ला चुके हैं, उस लालच से जैसे ही आप उठेंगे तब आपको लगेगा कि असल में जिंदगी में जो आपने करना चाहा था वो पत्रकारिता का मैदान आपको पूरी तरह से खुला मिला। जैसा जाता है वैसा वैसा कई बार मौसम खुलने में लगता है। बिल्कुल ठीक बात कही है वर्तिका जी ने। और मैं जोड़ दूं कि देखिए, मेरे लिए कभी भी पत्रकारिता एक कारोबार नहीं रहा, मेरे लिए कभी भी पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं रहा। मेरे लिए पत्रकारिता एक जीवन शैली है, और नदी की धारा जिस तरह से बहती है मैंने अपने आप को इसमें बहने दिया है। और मैं कह सकता हूं कि मैं अपने 46 वर्षों की पत्रकारिता में इतना आनंद, चाहे वो रेडियो रहा हो, चाहे वो अखबार रहे हो, चाहे वो टेलीविजन रहा हो, और चाहे वो डिजिटल मीडियम रहा हो, अपने सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ता गया हूं। और मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज इस तरह का कोई नहीं किया। और जितना आनंद मैंने उठाया है, मैं शायद संसार का सर्वाधिक प्रसन्न पत्रकार हूं जो मैं अपने इस प्रोफेशन से हूं। लेकिन अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, 1 तारीख को वेतन का हिसाब देखना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं पत्रकारिता का, तो फिर आपके लिए माफ कीजिए, ये जीवन है, ये जिंदगी है, और इस जिंदगी की हकीकतों से आपका इसका करना चाहिए, मेरा ख्याल। सर मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय चाहूंगा। आप सभी लोगों तो राजेश जी से बहुत अच्छे परिचित होंगे। मैं बहुत छोटा था, 18, 20, 22 साल की उम्र रही होगी। परख, शायद आप परख की है, सुरभि नहीं परख, तो मैं राजेश जी को वहां देखता था। उसके बाद मेरा बहुत लंबे अंतराल के बाद इनसे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई। तो सर मैं ये कह सकता हूँ आप सभी लोगों को, जो युवा हैं खासतौर से उनके लिए, कि राजेश जी की पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता है ही नहीं कि मुझे पैसा कमाना है। भाई पैसे कमाने के और बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे काम हैं, कुछ और भी कर सकते हैं आप। और इन्होंने चाहे फिल्म के लिए किया हो, चाहे वो राजनीतिक पत्रकारिता हो, किसी भी मुद्दे पे अगर ये लिखते हैं तो इनके लिखे हुए उस लेख को पढ़ने में या देखने में, वीडियो अगर कुछ होता है तो वो जो एक आनंद मिलता है वो एक अद्भुत आनंद होता है। उसमें कहीं लगता है कि हम जिंदा हैं, हम खत्म नहीं हो गए हैं। तो देखिए, अगर हम जिंदा हैं तो उसका सबूत तो प्रमाण तो होना चाहिए कि हमें कुछ विचार दिमाग में उमड़े, कोई गलत बात हो तो उसका हम विरोध करें। अब
मैंने भी देखिए 2011 में जब नौकरी से वीआरएस लिया, मेरे बच्चे छोटे थे, तमाम तरह की प्रॉब्लम थी, मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने डिसीजन सही लिया या गलत लिया। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि अगर आपकी नीयत सही है और सब कुछ ठीक है तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ करता है। कोई किसी का जीवन का जैसे कहते नहीं नाव खेने वाला नहीं होता है, कोई किसी का मालिक नहीं होता है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आप एक रास्ता बंद होता, 2 रास्ते और खुलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। चलिए, मुझे लगता है कि अब इसको अपन विराम दें, काफी समय हो गया है। तो मैं आभारी हूं भाई राजेश बादल जी का, प्रोफेसर राकेश गोस्वामी का और डॉक्टर वर्तिका नंदा का, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण पर इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपने अनुभव और विचार साझा किए। निश्चय ही बहुत अंतराल के बाद ऐसी वेबिनार हम आयोजित कर पाए जिसमें इतने प्रतिभागियों ने, थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ा, थोड़ा उमेंद्र जी ने भी मोटिवेट किया और इतने युवाओं ने और अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, जिन्होंने भी इस चर्चा में हस्तक्षेप किया, उनके प्रति भी आभार। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग समर्थन से हमारी ये विचार यात्रा और अधिक गति पकड़ेगी। मैं आपके प्रति आभारी हूं और डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को यथा समय सर्टिफिकेट्स वो भिजवाने का काम बहुत समय से कर रही हैं। हालांकि मेरठ में एक IIMT यूनिवर्सिटी में वो अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, तो जितना भी समय मिलता है, वो मेरी रिसर्च स्कॉलर भी रही हैं और फिल्मों पे उन्होंने काम किया है। तो जो सहयोग मिला है, तो ये इसी तरह के सहयोग से इस यात्रा को हम जीवित रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप सबके साथ शेयर करूंगा। उमेंद्र जी को मैंने ग्रुप में जोड़ लिया है और बाकी मित्रों ने जिनके नंबर में नोट कर पाया, और बाकी तो फिर रिकॉर्डिंग के साथ नंबर आ जाएंगे तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, उन सबको उस ग्रुप में जोड़ लिया है। लेकिन उसमें अभी मैंने वो सुविधा नहीं दी है क्योंकि फिर वो गुड मॉर्निंग और कई तरह के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो केवल मैसेज हम भेजने तक का सीमित रखा है कि जो भी आगे की वेबिनार होगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, ताकि अनावश्यक सूचनाओं का दबाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर सब लोगों का वो नाम लिख करके हम भेज देंगे, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है सर, उसी के लिए। ठीक है, ठीक।